नमस्ते इंडिया। सो गाइस, मैं हूं सी जुझार सिंह एंड आज अपन बात करने वाले हैं आपके एक चैप्टर की जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक सुना आपने, क्या चैप्टर का नाम है? अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन। ये जो चैप्टर है ये वैसे तो डिफिकल्ट भी है और आप बोल सकते हो ईजी भी है। क्या मजाक कर रहे हो सर, एक डिफिकल्ट एक इजी? यस बेटा, इजी इसके लिए कि इसमें है ना ज़्यादा कुछ है नहीं, कुछ चीज़ें छोटी मोटी वो करनी है और आराम से हो जाएगा। डिफिकल्ट इसके लिए बोलता हूँ क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, कैलकुलेशन बहुत है और कहीं पे भी एक भी छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई देन आपका पूरा सम रॉन्ग, राइट। और टाइम कंज्यूमिंग भी है, तो एग्जाम में टाइम तो कम होता है अपने पास, तो उसके हिसाब से मैं डिफिकल्ट बोलता हूँ। बट अगर आप इसको प्रैक्टिस करोगे, जैसा मैं पढ़ाऊंगा वैसा अगर आप पढ़ोगे तो डेफिनेटली ये चैप्टर में आपको पूरे में से आउट ऑफ दी जो भी रहेंगे उतने पूरे मार्क्स आएंगे। नॉर्मली एग्जाम में 8 to 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछते हैं, राइट। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन का रिवीजन। ठीक है गाइस, ये रिवीजन लेक्चर है तो इसके लिए हम इसको शॉर्ट में करेंगे, ठीक है। बट मैं सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको, सो डोंट वरी, बने रहिए मेरे साथ। तो शुरू करते हैं। अच्छा, डेप्रिसिएशन का जो थियरी वाला पार्ट है वो मैं अभी नहीं करा रहा हूँ बिकॉज दैट इज अ रिवीजन लेक्चर, राइट। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, क्यों लगता है, ठीक है, वो सब चीजें मैं नहीं बता रहा हूँ। नॉर्मली इसके ऊपर क्वेश्चन तो नहीं पूछते हैं बट ट्रू फॉल्स में मे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। जैसे इनमें से क्या डेप्रिसिएशन कोई रीजन होता है क्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल वेयर एंड टेयर रीजन होगा क्या, या फिर वेयर एंड कुछ और बोलते हैं, ठीक है, टॉर बोल दे या टूल बोल दे, ऐसा कुछ बोल दे। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये वर्डिंग पे खेलना पड़ेगा, क्या सही वर्डिंग यूज किए कि नहीं किए। तो ये वाला पार्ट आप एक बार देख लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डेप्रिसिएशन के जो कंपोनेंट होते हैं वो भी आप देख सकते हो थियरी में, एक बार गो थ्रू करना है और कुछ भी नहीं। और इसके बाद यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव भी पढ़ सकते हो, राइट। और उसमें पूछ सकते हैं कि क्या ये ऑब्जेक्टिव है और कुछ और दे दिया या ये दे दिया एंड ट्रू एंड फॉल्स पूछ लिया, तो उसके हिसाब से एक बार जस्ट गो थ्रू कीजिए, ज्यादा टाइम देना नहीं है अपने को इसमें। उसके बाद यहाँ पे कुछ चीजें आती है जो इंपॉर्टेंट होती है, जो अपने को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो जब भी हम डेप्रिसिएशन की बात करूंगा तो आपको 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए। द फर्स्ट वन इज योर कॉस्ट ऑफ असेट। क्या पता होना चाहिए? कॉस्ट ऑफ द असेट। तो समझो एक असेट है, वो तो जो लिया है उसका परचेज प्राइस जो भी मेरा एमआरपी होगा वो वाला, अगर मुझे कोई डिस्काउंट देता है तो वो डिस्काउंट से मेरा प्राइस कम हो जाता है तो मैं उसमें से लेस कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी शोरूम में चले गए कार लेने के लिए और उसका प्राइस बोला आपको 1 करोड़। अरे भाई सीए कर रहे हो, छोटी मोटी क्यों सोच रहे हो, बड़ी कार सोचो, मर्सिडीज सोचो, बीएमडब्ल्यू सोचो, तो क्या छोटी मोटी आप सोचो, 1 करोड़ की कार सोचो, राइट। सो 1 करोड़ की आपने कार लेने गए और कंपनी के बंदे ने बोला सर इसकी प्राइस 1 करोड़ है, बट आप हमारे लकी कस्टमर हो, जैसे कि हमेशा बोलते हैं लक तो अपने साथ ही है, राइट। सो आपको बोलते सर 10% का डिस्काउंट है। कितना है आपको? 10% का डिस्काउंट। इसका मतलब वो कार आपको कितने में आप लेके जाओगे, कितने में पड़ेगी? सर 1 CR में से 10% यानी 10 लाख रुपीज माइनस कर लो, यू विल गेट दैट कार इन 90 लाख रुपीज, राइट। तो जैसे ही परचेज प्राइस जो होता है उसमें से अगर कोई डिस्काउंट मिला है एंड दैट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट, तो सेल के टाइम पे जो डिस्काउंट मिलता है दैट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट, वो आपको लेस कर देने का है, राइट। तो क्योंकि वो प्राइस उतनी कम हो गई। बट जब आप लेके आ रहे तो उसने बोला सर देखो इसमें ना आपको ये मिरर लगाना पड़ेगा, आपको ये सीट बेल्ट जो है अलग से लेनी पड़ेगी, इसके कवर अलग से आएंगे और उसका मिला के मोटा मोटी 5 लाख का खर्चा है। तो अब मुझे बताओ, वो कार लेने गए, आपको 90 लाख में पता था और 5 लाख का और उसने चिपका दिया आपको। अब बताओ कितने में पड़ी? 95 लाख। समझ में आया? तो आप जब भी कोई फिक्स असेट लेते हो और उसको लाने में जितना भी खर्चा हुआ है वो सारा का सारा खर्चा उसकी कॉस्ट में ऐड होता है। पर सर कौन सी डेट तक? बेटा जब तक आप उस असेट को पुट टू यूज पे लेके नहीं आ जाता या रेडी फॉर यूज नहीं है तब तक। अगर वो आपकी असेट एक बार रेडी फॉर यूज होगी उसके बाद के खर्चे उसमें ऐड नहीं होते। अब देखिए बात ऐसी है कि आईसीआई है ना, अभी नए नए क्वेश्चन पूछ रहा है, राइट। कुछ सीए इंटर में नए पूछे, कुछ फाइनल में पूछ रहा है। सो यहाँ पे आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है कि एग्जाम में क्या क्या आ सकता है। तो यहाँ पे देखिए वो बोलता है कि जब भी आपकी असेट रेडी फॉर यूज है ना, उससे पहले के जो खर्चे है वो सब कॉस्ट में ऐड होंगे, ठीक है। तो यानी कि अगर आप कुछ मशीन लेके आए, ठीक है, फॉरेन से ली और डिस्काउंट मिला, तो अब ऑब्वियसली वो डिस्काउंट फॉरेन करेंसी में मिला होगा तो उसी में आपको लेस करना है, इंडियन करेंसी में नहीं। फॉर एग्जांपल मैंने एक मशीन यूएस से ली है, ठीक है, और उसका प्राइस है $10,000 और मुझे 10% का डिस्काउंट मिला है, तो ये डिस्काउंट भी मुझे डॉलर में ही मिलेगा। इसका मतलब मेरा जो प्राइस है वो $9,000 होगा, राइट। इसके बाद ये इंडिया में आएगा तो अब इसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करना, जैसे इंडिया में आ जाए तो फॉर एग्जांपल 50 रुपीज का प्राइस था तो इसके हिसाब से आपका प्राइस आ जाएगा। उसके बाद जो भी खर्चे हुए इसको लाने में,
चाहे आपने इंपोर्ट ड्यूटी पे की है, चाहे आपने फ्रेट पे किया है, चाहे आपने रास्ते का इंश्योरेंस पे किया है, या आपने वर्कर लोगों को पैसा दिया है, लोडिंग अनलोडिंग जितने भी चार्जेस है, जो भी एक बार आपके पास आ गई वो सेट, गोदाम में आ गए तुम्हारे, उसके बाद क्या आपको देखना क्या वो रेडी टू यूज है, क्या मैं उसको यूज करने के लिए रेडी हूं। अगर हाँ तो अब बस अब कॉस्ट में कुछ ऐड नहीं होगा, ये कॉस्ट जितना भी था खर्चा ऐड हो गया। बट अगर मान लो आप लेके आ गए, गोदाम में आ गई, बट उसको फिटिंग नहीं किया है, अब फिटिंग नहीं किया तो क्या बताओ क्या वो रेडी फॉर यूज है? आंसर इज नो। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, किसी मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा जो उसको फिट करेगा, असेंबल करेगा। तो वो जो खर्चा दिया उसको, वो भी आपकी कॉस्ट में ऐड होगा, क्योंकि असेंबल कर रहा है ना, तो रेडी टू यूज तो हुई नहीं है। पर जैसे एक बार रेडी टू यूज हो गई ना, देन अब आप जो भी एक्सपेंस होगा उसको कैपिटलाइज नहीं करोगे, बस अब जो खर्चा होगा वो सब रेवेन्यू एक्सपेंस माना जाएगा और P&L में आएगा। यानी कॉस्ट ऑफ द एसेट में उतना ही खर्चा ऐड होगा जो उसको लाने में और रेडी टू यूज करने में जो होता है वो वाला। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इंक्लूडिंग एक्सपेंस ऑफ इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग एंड ट्रायल रन। ट्रायल रन क्या होता है ये भी सुन लो, कि जब कोई मान लो मशीन लेके आ गया, तो कई बार कैसा होता है हम डायरेक्ट अपना प्रोडक्ट नहीं निकालते, ठीक है, क्योंकि हो सकता है उसमें कुछ गड़बड़ हो जाए। इसके लिए हम क्या करते हैं, उसको पहले ट्रायल करते हैं। जैसे मान लो ये कपड़े बनाने की मैं मशीन लेके आया हूँ, शर्ट बनाने की, अब मुझे पता है मैं डायरेक्ट शर्ट नहीं चाप सकता, तो मैंने क्या किया, कुछ कपड़ा लिया और उसके अंदर डाल दिया ट्रायल के लिए कि बराबर प्रिंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कलर बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो मैंने ऐसा कर दिया। अब तो वो जो खर्चा है, जो भी मेरे कपड़े का खर्चा लगा है, वो भी उसी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि अगर मान लो मैंने उस कपड़े को बेच दिया और उससे कुछ पैसा मिलता है, तो अब वो मेरी इनकम नहीं काउंट होगी। मैं क्या करूंगा, जो भी मेरा ट्रायल रन का खर्चा था उसमें से आप माइनस कर लेना, ठीक है, क्योंकि वो पर्टिकुलर उसी से लिंक है। तो जो भी अगर आपने ट्रायल रन में कुछ खर्चा किया और उसको बेचने से कुछ पैसा मिलता है, तो वो ट्रायल रन की एक्सपेंस में से माइनस हो जाएगा, राइट। तो नेट खर्चा ऐड होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसके ऊपर मे बी ऐसे ही पूछ सकती है, छोटा सा सम, तो ध्यान रखना आप। उसके अलावा उसकी लाइफ कितने साल यूज होने वाली एस्टिमेट लाइफ, ठीक है, वो आ जाएगी। और स्क्रैप वैल्यू यानी एंड में कितना पैसा उससे मिलेगा, आई थिंक इतना आपको पता होगा। So this is your cost of the asset, estimate useful life, scrap value and now the depreciation amount, right? अब depreciation amount कैसे निकालते हो, तो उसके लिए कुछ अलग अलग मेथड है। The first method is your SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड है। अच्छा ये देखो, कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में क्या क्या चीजें आती है, दिस इज द इम्पोर्टेंट बेटा, ये आपको याद होना चाहिए। इसमें हर चीज क्या क्या आती है वो आपको पता होनी चाहिए। मे बी ट्रू फॉल्स में पूछ ले, या मे बी छोटा सा क्वेश्चन दे दे इसके ऊपर। तो परचेज प्राइस, उसके अलावा जो टैक्सेस लगते हैं वो भी ऐड होते हैं, बट याद रखना टैक्सेस वो ऐड होते हैं जो नॉन रिफंडेबल होते हैं। कौन से होते हैं? नॉन रिफंडेबल। इसका मतलब कोई रिफंडेबल टैक्स है तो वो खर्चा हुआ ही नहीं, तो उसको नहीं लेने का, इंक्लूड नहीं करने का, राइट। उसके बाद बाकी जो भी खर्चे वो मैं बता चुका हूँ आपको, ये सारे खर्चे, चाहे इनिशियल डिलीवरी कॉस्ट है, इंस्टॉलेशन है, ठीक है, टेस्टिंग का खर्चा है, प्रोफेशनल फीस जो इंस्टॉल करने आया या असेंबल करना वो है, वो सारे के सारे खर्चे इसमें क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक है, राइट। बट याद रखना दिस इज द नॉट बी द पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीजें पार्ट नहीं होती है। तो मे भी आपको एक सम मिल गया, उसमें 10-12 आइटम दे दी और बोला बताओ इसकी कॉस्ट ऑफ द एसेट बताओ, तो आपको पता होना चाहिए ये चीजें आपको उसमें मिलेगी, और ये चीजें कभी भी कॉस्ट ऑफ द पार्ट नहीं होती है, कॉस्ट का पार्ट नहीं होती है। इसमें खास कर कॉस्ट ऑफ ओपनिंग अ न्यू फैसिलिटी और बिजनेस सच एज द इनोग्रेशन कॉस्ट, याद ना, इनोग्रेशन कॉस्ट कभी भी पार्ट नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है। कोई न्यू प्रोडक्ट आपने इंट्रोड्यूस किया या कुछ न्यू लोकेशन पे लेके गए तो वो खर्चा भी ऐड नहीं होगा, ध्यान रखिएगा आप। चलो जी, इसके बाद हम मेथड पे आ रहे हैं। पहली जो मेथड है आपकी स्ट्रेट लाइन मेथड है, जिसे बोलते हैं शॉर्ट में SLM, इसे फिक्स्ड प्राइस मेथड भी कहते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना निकनेम है इसका। SLM में क्या होता है, दिस इज द योर फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। तो सिंपल है, मैंने एक मशीन 1 लाख में ली है, तो सारा खर्चा मिला के 1 लाख हुआ है, बट मुझे पता है कि उसके एंड में मुझे 10,000 रुपये मिल जाएगा, तो मेरा रियल में खर्चा 90,000 रुपये हुआ है और 3 साल ये चलने वाली है, तो डिवाइड बाय 3 कर लो, तो हर साल का 30,000 रुपीज विल बी योर डेप्रिसिएशन अमाउंट। नाउ अगर सर हमको डेप्रिसिएशन का रेट निकालना है तो SLM में, तो बेटा जो भी तुम्हारा डेप्रिसिएशन आया है डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ द एसेट 1 लाख इंटू 100 करना 30%। कॉमन मिस्टेक बताता हूँ, याद रखना, अगर ये डेप्रिसिएशन का रेट पूछा है ना बेटा, तो यहाँ पे नीचे कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू नहीं होती है, कॉस्ट ही होती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो उसके बाद दूसरी मेथड आती है आपकी रेड्यूसिंग या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या WDB मेथड, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो भी
आपने डेप्रिसिएशन लगाया है, उसके बाद जो उसका वैल्यू बचता है दैट इज कॉल्ड डब्ल्यूडीवी। अब जो डेप्रिसिएशन होगा वो उसके ऊपर चार्ज होगा, तो जो भी तुम्हारा बैलेंस आया उसके ऊपर तुम्हारा क्या चार्ज होने वाला है, डेप्रिसिएशन चार्ज होने वाला है। एनीवेज इसका भी एक फॉर्मूला है ये वाला, ठीक है। वैसे इसका तो कुछ रेट पूछते नहीं है, क्योंकि ये फॉर्मूला जो है उसमें काफी टाइम लग जाता है अपने को सॉल्व करने में। कर भी सकते हैं, शॉर्टकट भी है, बट अब तक नहीं पूछा, इसके लिए अपन रिवीजन लेक्चर में इसको नहीं देख रहे हैं। अब बात करते हैं एंट्रीज की। एंट्रीज जो होती है वो कैसे होती है वो देख लीजिए। नॉर्मली एंट्री क्या होगी, असेट परचेज करने की असेट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। इंस्टॉलेशन की सेम एंट्री होती है, असेट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, ठीक है। उसके बाद आपके साल के एंड में डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, डेप्रिसिएशन इज द लॉस फॉर यू, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट का वैल्यू कम करना है टू असेट, और बाद में ये डेप्रिसिएशन जो है वो नॉमिनल अकाउंट है पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, राइट। दिस इज द नॉर्मल मेथड। इसके अलावा एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होता है, यू कैन यूज ऑल्सो दैट मेथड। तो उसमें क्या होता है, ऊपर की दो एंट्री सेम होती है, असेट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, असेट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, बट अब तुम डेप्रिसिएशन को असेट में से माइनस नहीं करते हो, तुम उसका प्रोविजन बनाते हो। सो एंट्री विल बी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं निकनेम, और इसको डेप्रिसिएशन को पीएनएल में ट्रांसफर कर लो। सो ये दोनों में बस इस एंट्री का डिफरेंस है, ठीक है। ये बाद में बताऊंगा मैं थोड़ी देर बाद। अभी हम बात करें इलस्ट्रेशन 1 की, ठीक है। चलो, जैन ब्रदर्स एक्वायर मशीन ऑन 1 जुलाई 2018 एट अ कॉस्ट ऑफ 14 लाख एंड स्पेंड 1 लाख फॉर इस इंस्टॉलेशन। मुझे बताओ मशीन परचेज करने की एंट्री क्या होगी। मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक 14 लाख। इंस्टॉलेशन का सेम डे पे पे किया 1 लाख रुपए, उसकी भी सेम एंट्री हुई, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, राइट। सो ये देखो मशीन अकाउंट डेबिट, लेजर पोस्टिंग एंट्री से लेजर पोस्टिंग बता रहा हूँ, टू कैश और बैंक, टू कैश और बैंक, राइट। ये हो गया। नाउ साल के एंड में क्या चार्ज होगा, डेप्रिसिएशन होगा। अच्छा देख लेते कौन सी मेथड इसने बोला है। द फर्म राइट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10% ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट। सेम ओरिजिनल कॉस्ट मतलब एसएलएम। एसएलएम का निकनेम है फिक्स्ड प्राइस मेथड, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, और इसका निकनेम है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, ठीक है। जैसे तुम्हारा होता है ना गोलू मोलू पोलू, वैसे इसका भी निकनेम है। सो यहाँ पे बात करें ओरिजिनल कॉस्ट मेथड की, तो यानी कि जो ओरिजिनल कॉस्ट है ना 15 लाख, उसके ऊपर ही डेप्रिसिएशन आएगा। अरे आप अभी आपको ये चेक करना कि आपका साल कब खत्म होता है, तो 31 दिसंबर को। अब याद रखना कि अगर आपने जितना टाइम यूज किया ना उतना ही डेप्रिसिएशन तुम चार्ज कर सकते हो, समझो। जितने महीने आपने यूज किया है आप उतने मंथ का ही डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हो, ये ध्यान रखना हमेशा। तो मुझे बताओ तुमने पूरे 12 महीने किया है कि आपने जुलाई से यूज किया है, तो सर हमने 1 जुलाई को परचेज किया, सो हमने 1 जुलाई से इसको यूज किया है। सो 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक कितना मंथ होता है सर, 6 मंथ। तो ये जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा कितने महीने का होगा, 6 मंथ का। सो 15 लाख का 10% होता है 1.5 लाख। 1.5 लाख का 6 डिवाइड बाय 12 कर लो, 6 मंथ का आधा हो गया, कितना होता है 75,000। सो एंट्री विल बी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, ठीक है, मैंने जैसे बताया था यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो बाय डेप्रिसिएशन आ गया 75,000 एंड दैट विल योर बैलेंस बाय बैलेंस कैरी डाउन, ये आ गया 14,25,000, ठीक है। बिकॉज लेजर अकाउंट है तो उसमें बैलेंस निकलता है, एंट्री में कभी बैलेंस नहीं आता है, तो लेजर में बैलेंस आता है, इसके लिए अपन ने बैलेंस निकाल दिया। नाउ दैट बिकम ओपनिंग बैलेंस सेम। अब साल के एंड में वापस अपन डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, सो सेम एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, तो मशीन में बाय डेप्रिसिएशन आ जाएगा लेजर पोस्टिंग, ठीक है। मैं ये मानता हूं कि आप सबको लेजर पोस्टिंग आती है। अच्छा ओरिजिनल कॉस्ट मेथड थी तो हमेशा डेप्रिसिएशन इस ओरिजिनल कॉस्ट पे लगने वाला है। सो 15 लाख पे 10% कितना होता है 1.5 लाख रुपया, तो इस बार पूरा 12 महीना यूज किया है, सो 1.5 लाख पूरा का पूरा चार्ज होगा। सो बाय डेप्रिसिएशन 1.5 लाख का 1.5 लाख, देन योर बैलेंस बाय बैलेंस कैरी डाउन 12,75,000। क्या ये चीज आपको समझ में आई, बताओ बेटा, क्या ये आपको समझ में आया? यस। अच्छा अगर मान लो डेप्रिसिएशन अकाउंट पूछता तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी एंड देन मैंने बोला था पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर होता है तो बाय पीएनएल, सेम टू मशीनरी बाय पीएनएल, टू मशीनरी बाय पीएनएल, बस इतना ही करना है, ठीक है। तो आई थिंक जो मैंने एंट्री बताई थी 4 एंट्री के बेस पे ये तुम्हारा पूरा लेजर अकाउंट बना है, राइट। ये बोलता अगर सेम सम को अगर आप WDV मेथड से करते तो क्या होता। अच्छा एक अच्छी बात सुनो कि मेथड कोई भी हो, जर्नल एंट्री करने का वे सेम ही होता है। आहा क्या बोला है सर, मेथड कोई भी हो, अरे चाहे SLM हो, चाहे WDV हो, चाहे मशीन आर हो, चाहे डेप्रिसिएशन हो, कुछ भी मेथड हो, एंट्री करने का वे सेम होता है। सो एंट्री तो एक वे से ही करना है चाहे मेथड कोई भी हो। तो लेजर अकाउंट तो सेम बनेगा, सिर्फ अमाउंट चेंज होगा। क्या चेंज होगा? अमाउंट, ठीक है। सो ये देखिए सेम लेजर अकाउंट दिख रहा है, मशीनरी टू बैंक 14 लाख 1 लाख बाय डेप्रिसिएशन बाय बैलेंस टू बैलेंस बाय डेप्रिसिएशन बाय बैलेंस, सेम लेजर अकाउंट आप देख सकते हो अपनी नोटबुक में, ठीक है। अब हमको बात करनी है अमाउंट की।
अमाउंट देखो, चाहे SLM हो या WDV हो, दोनों में फर्स्ट ईयर में हमेशा सेम रहता है। क्यों? अरे तो अगर SLM यूज कर रहा है तो ऐसे भी तो ओरिजिनल कॉस्ट पे लगा रहा है, और तो WDV कर रहा है तो फर्स्ट ईयर में ऐसे भी ओरिजिनल कॉस्ट पे ही आती है, क्योंकि उसमें कोई डेप्रिसिएशन लेस हुआ ही नहीं है, तो फर्स्ट ईयर में दोनों में सेम रहता है। ठीक है, सो देखो 75,000 और 14,25,000, ठीक है, ये बैलेंस आ गया। बट खेल शुरू होता है सेकंड ईयर से। अब सेकंड ईयर से क्या होता है बेटा कि जो ये तेरा WDV आया ना, इसी के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। सो यहाँ पे 10%, इसका 10% चार्ज होने वाला है। सो 14,25,000 का 10% 1,42,500, राइट, एंड दिस विल बी योर बैलेंस। क्या ये आपको समझ में आया? तो सेम एंट्री है बट अमाउंट चेंज होता है, इसी तरह से आगे कंटिन्यू होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट डेप्रिसिएशन किस पे आएगा? इस 12,82,500 यहाँ पे आ जाएगा 2 में, और उसके ऊपर वापस 10% आएगा 128,250, इस तरह से, राइट। तो दिस इज योर SLM एंड WDV मेथड। क्या ये आपको समझ में आया? आप कमेंट कर सकते हो बेटा, कमेंट करके बता दो, मजा आ जाएगा। ठीक है, प्लीज यार कमेंट करो। कमेंट करने से क्या एक मोटिवेशन मिलता है, हमको अच्छा लगता है, फील होता है, तो एक कमेंट जरूर बनता है। ठीक है, देन अब मैं बात कर रहा हूं सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। किसकी बात कर रहा हूं? सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। ठीक है, ये जो मेथड है काफी इंटरेस्टिंग है। वैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ICI ने अपना कुछ वे बनाया है, मुझे उससे मतलब नहीं है, मैं अपना वे बताता हूँ। ठीक है, ये एक्चुअल में क्या बोलता है कि जितने भी आपकी असेट की लाइफ बची ना रिमेनिंग, उन डिजिट का टोटल कीजिए और उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज कीजिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, आप देख लीजिए पहले उसको। मान लो मेरी असेट की कॉस्ट 1 लाख रुपए थी। ठीक है, स्क्रैप वैल्यू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर है तो वो माइनस कर लेना, नहीं तो मत करना। तो मान लो यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू है 10,000, तो मुझे बताइए आपका रियल में लॉस कितना हो रहा है? 90,000 का, बराबर है 10 तो मिल जाएगा ना बेटा एंड में। तो 90,000 का आपका टोटल मिला के लॉस हो रहा है। ये बोलता है कि इसकी लाइफ जो है मान लो 4 साल है, 4 ईयर, बराबर है। तो सम ऑफ डिजिट में क्या होता है बेटा पता है? चलो, सम ऑफ डिजिट में क्या होता है बेटा पता है तुझे? यहाँ पे ऐसा लिखना है कि ईयर, आप कौन से साल की बात कर रहे हो एंड उसकी कितनी रिमेनिंग लाइफ है। और आपको क्या नहीं, फॉर एग्जांपल 1 साल, पहले साल के स्टार्ट में, स्टार्ट से बात कर रहा हूं, फर्स्ट के स्टार्ट में बताओ कितनी साल लाइफ है? सर 4 साल, 4 साल चलेगा। पर जैसे दूसरा साल होगा बेटा, अब इसकी लाइफ कम हो जाएगी 3 साल, फिर तीसरे साल में 2 साल और लास्ट ईयर में 1 साल। इस तरह से इसकी रिमेनिंग लाइफ बचती है। क्या ये आपको समझ में आया? इस तरह से। तो अपना रूल क्या बोलता है पता है? इस 90,000 को इस रिमेनिंग लाइफ की रेशियो में बांट लो, इसी को बोलते हैं सम ऑफ डिजिट मेथड। तो इसका रेशियो क्या हो गया? 4:3:2:1, राइट, ये रेशियो हो गया। सो अगर अपने को इसको बांटना है, मान लो सेकंड ईयर में कितना डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, सो यू कैन से 90,000 इनटू रेशियो में बांटते तो हमेशा आपको पता होगा कि इसका टोटल करते हैं तो 4:3:2:1 का टोटल कितना होता है बताओ? 10। तो डिवाइड बाय 10 इनटू आपको कौन से साल का चाहिए? सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का, फर्स्ट ईयर, कौन से साल का? तो मान लो सेकंड ईयर का चाहिए, तो सेकंड के नीचे कितना रिमेनिंग लाइफ है? 3, सो 3। ठीक है, तो अब बताओ कितना आता है? तो उसके हिसाब से तुम बता सकते हो 27,000 कितना आता है? 27,000। बोलिए क्या ये आपको समझ में आया? अच्छा, मान लो सर इसने सेकंड ईयर का नहीं पूछा होता, फोर्थ ईयर का पूछा होता, तो क्या होता है वो बताइए। तो बेटा कुछ नहीं, देखो 90,000 तो सेम आएगा, डिवाइड बाय 10 भी सेम आएगा। अब यहाँ पे लास्ट ईयर यानी फोर्थ ईयर में जो तुम्हारा है उसका रिमेनिंग लाइफ कितना बचा है? 1 साल। तो यहाँ पे 3 की जगह पे 1 करता। ठीक है, तो कितना बचता? 9,000 रुपए। कुछ नहीं किया बेटा, रेशियो में बांटा है। अगर मैं तुमको बोलूं 90,000 रुपए जो कि कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू है, इसको रिमेनिंग लाइफ का रेशियो नहीं 4:3:2:1 में बांटो, क्या आएगा? कर सकते हो ना? यस, बस इतना ही सिंपल है। ठीक है, चलो अब मेरी बात सुनो। ये तो हो गया इसकी बात। ठीक है, अब करते हैं अपने क्वेश्चन की बात। मैसेज आकाश एंड कंपनी परचेज अ मशीन 10 लाख, एस्टिमेट यूजफुल लाइफ ऑफ स्क्रैप वैल्यूज 10 ईयर। ठीक है, तो अगर मान लो इसको सम ऑफ डिजिट से करेंगे तो इसकी रिमेनिंग लाइफ के हिसाब से बटेगा, मतलब 10:9:7:6:5:4:3:2:1। समझ में आया? एंड इसका स्क्रैप वैल्यू दे रखा है 1,20,000। सो आपको पता है जब भी मैं बांटूंगा तो मैं कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू लेस करके बाद में बांटता हूं। सो 10 लाख में से 1,20,000 लेस करोगे, यू विल गेट 8,80,000 और उसको बांटोगे।
द मशीन वॉज पुट टू यूज 1 Jan 2014। तो डेप्रिसिएशन तभी से चार्ज होता है जब आपका मशीन पुट टू यूज होता है। अरे बेटा क्या होता है? पुट टू यूज, ठीक है। तो 1/1/2014 मतलब रेडी टू यूज होता है, एक्चुअली वहां से होता है, ठीक है। तो 1/1/2014 से आप स्टार्ट कर रहे हो। अब स्टोरी सुनो। उसने बोला शो द मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट इन द बुक्स फॉर 2019। अरे बेटा 14 से लेकर 19, मतलब 14 के बाद 15 नहीं, 16 नहीं, 17 नहीं, 18 नहीं, डायरेक्ट जंप कराया 19 पे। तो अब इसको दो वे से तुम कर सकते हो। फर्स्ट इज लॉन्ग कट। लॉन्ग कट वे क्या है सुनो। लॉन्ग कट वे ये है कि आप क्या करो, 10 लाख की कॉस्ट है, ठीक है, उसमें से 1,20,000 माइनस कर लो तो यू विल गेट 8,80,000। तो अपने को 8,80,000 को, ठीक है, जो भी उसकी रिमेनिंग लाइफ रहेगी उसके रेशियो में बांटना है। तो कुछ इस तरह से इनका रेशियो आता है 10:9:8:6:6:5:4:3:2:1। समझ में आया? इतना बड़ा लंबा चौड़ा रेशियो आता है। हाँ जी। अब आपने 2014 से शुरू किया था तो दिस इज योर 14, दिस इज योर 15, दिस इज योर 16, दिस इज योर 17, दिस इज योर 18, दिस इज योर 19, दिस इज योर 20, 21, 22 एंड 23, ठीक है। इस तरह से ये लंबा चौड़ा आता है। तो या तो क्या करो, आप सबको रेशियो में बांट लो। 8,80,000 को 10:9:8:6:7:5:4:3:2:1 इसमें बांट लो। उसके बाद जो जो डेप्रिसिएशन आएगा, ठीक है, उन सबको उसमें से माइनस करते जाओ। देन यहाँ पे आके रुक जाना, क्योंकि 2019 का पूछा है तो 2017 पे के बाद 18 पे करने के बाद रुक जाओ। और उसके बाद जो माइनस होंगे असेट में से, जैसे आप नॉर्मल निकालते हो, कैसे माइनस करते हो, जो भी असेट है उसमें से जो डेप्रिसिएशन माइनस करते हो, तो 8,80,000 में से जो भी इसका डेप्रिसिएशन, इसका डेप्रिसिएशन, इसका डेप्रिसिएशन, इसका डेप्रिसिएशन, इसका डेप्रिसिएशन आएगा, उसको लेस करने में जो वैल्यू आएगा वो तुम्हारा इसका ओपनिंग बैलेंस होगा। राइट, ऐसे कर सकते हैं। या फिर दूसरा शॉर्टकट भी है, ठीक है। अच्छा, मुझे मान लो 2019 का डेप्रिसिएशन चाहिए, तो कैसे निकालोगे? ये तो बड़ा इजी है। 8,80,000 इनटू इन सब का टोटल करो, कितना आता है? 55 एज रेशियो का टोटल, राइट। तो डिवाइड बाय 55 इनटू, ये बताओ 2019 का निकालना तो कितना था बेटा? 5, तो 5 कर लो। देन यू विल गेट योर आंसर, आगे 11 और 8, 80,000 रुपए। तो मुझे 2019 का डेप्रिसिएशन तो मिल गया 80,000 रुपए, तो बाय डेप्रिसिएशन 80,000 आएगा। बट मुझे चाहिए बैलेंस, क्योंकि सिर्फ 2019 का पूछा है, तो मैं क्यों फालतू में लेजर पोस्टिंग करूंगा? 2014 की, 15 की, 16 की, 17 की, 18 की क्यों करूं? टाइम कहाँ है मेरे पास? जब 19 का पूछे तो क्यों करूं? तो मुझे उसके लिए चाहिए उसकी WDV। तो मैंने क्या बोला आपको? WDV निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला, कि जो आपकी असेट की कॉस्ट है उसमें से, ठीक है, जो भी आपका ये डेप्रिसिएशन आता है 14, 15, 16, 17, 18 का, वो सब लेस कर दो। तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। अगर आपने थोड़ी बहुत मैथ्स पढ़ी है, जैसे मैंने भी पढ़ी है थोड़ी बहुत, तो हम शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हो। क्या पता है, हम क्या कर सकते हैं, 8,80,000 जो आया अपना इनटू डिवाइड बाय 55 तो बराबर है, राइट। आपका जितना आपको डेप्रिसिएशन निकालना है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक 2018 तक का, बराबर है, उन सबको आप टोटल कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए 10 + 9, ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा ये कॉमन होता है, ठीक है। 8 + 7 + 6, तो अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको टोटल इतने सब साल का डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। कैसे सर, ये कैसे हुआ? तो बेटा लॉजिक समझो। अगर मुझे फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन चाहिए तो मैं ऐसे करता है 10 डिवाइड बाय 55। अगर मुझे सेकंड ईयर का चाहिए तो मैं ऐसे करता है 8,80,000 इंटू 9 डिवाइड बाय 55। अगर थर्ड ईयर का चाहिए तो मैं ऐसे करता है 8,80,000 इंटू 8 डिवाइड बाय 55। मुझे फोर्थ ईयर का चाहिए तो मैं 8,80,000 इंटू 7 डिवाइड बाय 55, ठीक है। और मुझे बाद में एक और चाहिए तो मैं क्या करता है प्लस 8,80,000 इंटू 6 डिवाइड बाय 55, ऐसे करता है। अब आपने मैथ्स पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि जो जो चीज़ें कॉमन है उनको सेपरेट ले लो। तो बताओ इस सब में कॉमन कौन है? 8,80,000 इंटू भी कॉमन है, डिवाइड बाय 55 भी कॉमन है सब में, बट ऊपर वाले कॉमन नहीं है, 10, 9, 8, 7, 6, राइट। तो इन सबको टोटल कर दो, 10 + 9 + 8 + 7 + 6, क्योंकि यहाँ पे तो प्लस है सबका, तो इन सबको आप प्लस करके कर लो, तो यू विल गेट योर आंसर, ठीक है बेटा। तो आपको ये चीज़ करनी है। तो चलो मैं बताता हूँ आपको कितना अमाउंट मिलेगा, राइट। चलिए आपके पास कैलसी आप भी कीजिए जरा। तो 10 + 9 + 8 + 7 + 6 इज 40। तो 8,80,000 इंटू 40 डिवाइड बाय 55,
ठीक है। तो 8,80,000 इंटू 40 डिवाइड बाई 55, 6,40,000। अच्छा मुझे बताओ 6,40,000 क्या आया है? सर ये डेप्रीशिएशन है बेटा। अरे तू नालायक, ये क्या निकाल रहा था? डेप्रीशिएशन ही निकाल रहा था ना सब का अलग। तो ये जो आया ये डेप्रीशिएशन आया है। अब तुझे चाहिए WDV, तो तुझे पता होना चाहिए WDV कैसे निकलती है। जो भी असली कॉस्ट है उसमें से डेप्रीशिएशन माइनस कर लो। तो अभी तक का ये 1 2 3 4 5 साल का डेप्रीशिएशन जो मेरा आया वो 6,40,000 आया है। तो 10 लाख की कॉस्ट थी, उसमें से 6,40,000 5 साल का डेप्रीशिएशन है। तो पीछे जो बच गया है 3,60,000, दैट विल बी माई WDV। समझ में आया? दैट इज कॉल्ड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये आपका ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। सो दिस इज योर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस आ गया 3,60,000। और बाय डेप्रीशिएशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था, सीधा कर लीजिए 8,80,000 इंटू जो भी आपके साल का चाहिए। 2019 का कितना था देखो, रिमेनिंग लाइफ 2019 की रिमेनिंग लाइफ ये रही 5 इंटू 5 डिवाइड बाय 55, 55। ठीक है। तो अगर इस तरह से आप करोगे तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा 80,000 आ गया। एंड दिस विल बी योर बैलेंस बाय बैलेंस कैरी डाउन आ गया। डन, बस हो गया, इतना ही तो था। और ये डेप्रीशिएशन P&L में ट्रांसफर कर लोगे। सो आपकी मर्जी, आपको चाहिए तो अलग करना है, यू कैन डू दैट। टाइम कंज्यूमिंग है बट अलग करो अगर तुमको लगता है तो। तुमको लगता नहीं सर तो ये शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो। इतना मैथ्स तो हर कोई पढ़ता है यार। ठीक है, चलो अंडरस्टूड। ठीक है, चलिए बढ़िया। ये होगी सम ऑफ डिजिट मेथड। क्या हो गया? ये सम ऑफ डिजिट मेथड। इसके बाद आती है मशीन आवर मेथड। कौन सी आती है बेटा? मशीन आवर मेथड। उसमें क्या बोलता है कि सुनो, असेट की जो लाइफ है ना उससे मतलब नहीं है, वो कितने आवर्स यूज होते हैं ना उससे मतलब है। क्योंकि असेट जो है ना वो आवर्स के ऊपर डिपेंड करती है। कि मान लो एक मैंने मशीन ली है, कंपनी वाले ने मुझे बोला सर ये मशीन है ना 10,000 आवर्स चलेगी। अब आपकी मर्जी है, आपको चाहिए तो पहले साल में 10,000 चला दो, दूसरे साल में पहले साल में कुछ में चलाओ, दूसरे साल में पूरा चला दो, या आधा चलाओ, या पहले 10,000 5,000 आवर्स चलाओ, फिर 3,000 चलाओ, फिर 2,000 चलाओ। जैसे तुम्हारी मर्जी है आप वैसे चला सकते हो। पर बात ये है मोटा मोटी कि टोटल मिला के ये मशीन चलेगी एक लिमिटेड आवर्स। तो यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर लाइट नहीं है, यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर क्या है? आवर्स है। तो अब जब आप बांटोगे तो जितने आवर्स आप यूज करने वाले हो उसके रेशियो में बांटो। ठीक है, तो अब किसके रेशियो में बांटना है इस बार? जितने आवर्स आपके यूज करने वाले हैं उसके रेशियो में। फॉर एग्जांपल ये बोलता है कि देखो आपकी मशीन की कॉस्ट 30 लाख आवर्स है, 30 लाख रुपीज है, सॉरी उसकी आवर्स जो है 24,000 आवर्स लाइफ है, स्क्रैप वैल्यू 2 लाख है, और आप उसको ऐसे यूज करने वाले हो 10 साल में। तो बेटा ऐसी बात है 30 में से 2 लाख तो मुझे मिल ही जाएगा, तो मेरा नुकसान होगा 28 लाख का। अब मुझे इसको बांटना है। तो ये क्या बोलता है, सुनो आप है ना जिसे आप यूज करने वाले ना वैसे रेशियो में बांटो। तो मुझे बताओ पहले साल में 3,000 आवर्स, दूसरे साल में भी 3,000 और तीसरे साल में भी 3,000। सो कैसे पता चला? देखो 1 to 3 ईयर, फिर 4th ईयर में 2,600, 5th में 2,600 और 6th ईयर में भी 2,600, फिर 7th ईयर में 1,800, 8th में 1,800, 9th में 1,800 और 10th में भी 1,800। तो हम क्या करेंगे, इसको इस रेशियो में बांट लो, इनके रेशियो में बांट दीजिए आप लोग। ठीक है, इस रेशियो में बांट लो। तो 28 लाख यानी 28 लाख को 3:3:3:2.6 2.6 2.6 1.8 1.8 1.8 1.8 मतलब 3,000 3,000 3,000 2,500 2,500 2,500 1,800 1,800 1,800 1,800 इसके रेशियो में बांट लो। क्या ये आपको समझ में आया? तो आपको हर साल का डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। अब बात ऐसी है बेटा, जब मैं इसको बांटूंगा तो सेम का सेम इधर भी आएगा इधर भी आएगा ना, तो दो बार बांट के मेहनत क्यों करो एक्स्ट्रा? जो 2,600 को बांटूंगा तो ये भी सेम आएगा ना, और 1,800 को बांटूंगा तो ये भी सेम आएगा। तो मैं अलग अलग बार क्यों बांटू, क्यों इतनी मेहनत करूं जब सेम आंसर आने वाला है? तो मैं क्या करेगा, इसका एक राउंड बनाएगा, इसका अलग से बनाएगा और इसका अलग से बनाएगा, मतलब 3 हिस्सों में बांट देगा और उसी के हिसाब से डेप्रिसिएशन लिख देगा पर एनम। तो मैंने लिख दिया 30 लाख माइनस 2 लाख 28 लाख को बांट रहे। अच्छा रेशियो में बांटो तो डिवाइड बाय अपन क्या करते हैं, टोटल करते हैं। तो इसका टोटल जो है वो 24,000 आवर्स आ रहा है, राइट? जैसे आपने पीछे पहले भी किया, उससे पहले भी किया, तो 24,000 आवर्स ये आ गया। इनटू मैं पहले वाले ग्रुप को बांट रहा हूं तो सिर्फ 3,000 से लिखो, तो सेम आंसर दूसरे में भी होगा और सेम आंसर तीसरे में भी होगा। तो इंटू 3,000 कर लिया, तो 3,50,000 मेरा आया, दैट इज पर एनम। तो फर्स्ट ईयर में भी 3,50,000 है, सेकंड ईयर में भी 3,50,000 है, थर्ड ईयर में भी 3,50,000 है। अब फोर्थ ईयर में बेटा यहाँ पे चेंज हो जाएगा, 3,000 बिकम 2,600, बाकी सब फंडा तो सेम है। तो 2,600 आ गया, तो सेम यहाँ पे 3,333 आ जाएगा, दैट इज ऑल्सो पर एनम। यानी 4th 5th और 6th का आंसर ये आ जाएगा। और 7 8 9 10 में आप मल्टीप्लाई कर दोगे विद द 1,800, बाकी सब चीजें सेम है, तो 2,10,000, राइट? तो इस तरह से आप कर सकते हो। अरे समझा है क्या? नहीं समझा?
अरे देखो करना क्या है वो समझो। क्या करना है अपने को जो कॉस्ट है 30 लाख 30 लैक्स, उसमें से 2 लाख माइनस करना है बिकॉज वो पैसा मिलेगा। तो अपना जो है वो 28 लाख का नुकसान है, बट इसमें अपने को टोटल मिलकर 24,000 आवर्स मिलने वाला है, राइट। और हम जो है वो फर्स्ट में सिर्फ 3,000 आवर्स चलाएंगे। सो कर लो बेटा कितना आता है, दैट इज योर 3,50,000। अच्छा सेकंड ईयर में भी सेम किया, 3,000 चला तो सेम अमाउंट आएगा, और थर्ड ईयर में भी किया तो सेम अमाउंट आएगा, राइट। और फिर फोर्थ ईयर में हमने यहाँ पे 2,600 आवर्स चलाया 3,000 के बदले, तो इंटू 2,600 कर लो, यू विल गेट योर आंसर। बस यही तो किया है। क्या ये सम ऑफ ये अपना सॉरी मशीन आवर मेथड आपको समझ में आई, राइट। इसके बाद अगर मशीन आवर समझ में आई है ना, तो सेम मेथड सेम टाइप की मेथड है प्रोडक्शन यूनिट मेथड। वहां पे मशीन आवर जो था वो लिमिटिंग फैक्टर था, मतलब एक लिमिट तक आप मशीन आवर यूज कर सकते हो। इस बार आपका जो प्रोडक्शन होगा उसमें जो यूनिट बनती है ना वो लिमिटेड बनती है, मतलब आप उस मशीन से उतने ही यूनिट बना पाओगे, उससे ज्यादा ना तो बना पाओगे ना कम होगा, ठीक है। तो कम तो कर सकते हो बट ज्यादा नहीं बना पाओगे, तो उसमें लिमिटिंग फैक्टर आ गया यूनिट्स। अब उसमें आप एक लिमिटेड यूनिट बना सकते हो। तो सेम टोटल जितने यूनिट बना सकते हैं डिवाइड कर लो, और जितने बना रहे हो जिस साल में इनटू मल्टीप्लाई कर दो, सेम फॉर्मेट आएगा। मशीन आवर्स विद रिप्लेस विद द यूनिट्स में आप रिप्लेस कर दो। सो a machine is purchased for 20 lakh, it is estimate useful life is 10 year, the residual value is 2 lakh। so 20 minus 2 18 लाख का नुकसान है, बराबर है। उसमें अपन कितने यूनिट जो है प्रोड्यूस कर सकते हो सर, 1.5 लाख। तो यहाँ पे कीजिए, तो जो 18 लाख अपने पास आया है डिवाइड बाय 1.5 लाख इंटू फर्स्ट 3 ईयर में अपन ने 20,000 यूनिट बनाई, तो इंटू 20,000 कर लो, ठीक है। तो ये देखो आ गया 2,40,000 पर एनम। उसके बाद 4th 6th 7th ईयर में आपने 15,000 किए, तो बेटा 20 को हटा के सेम फंड में 15,000 कर लो, और लास्ट में 8 9 10 में 10,000, तो इंटू 15 को हटा के 10,000 कर लो, यू विल गेट योर आंसर। बोलिए क्या ये आपको समझ में आया, राइट। इस हिसाब से ये आपका इलस्ट्रेशन नंबर 5 भी हो गया, ठीक है। अब आता है डेप्लीशन मेथड। डेप्लीशन मेथड जो है वो मोस्टली यूज होता है जहां पे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कोल माइंस, मिनरल्स, गैस, टिम्बर, ये सब के लिए आप यूज करते हो डेप्लीशन मेथड। ट्रू फॉल्स में पूछ सकते हैं, ठीक है, कि इसके लिए जो नेचुरल गैस हो इनके लिए आप मशीन आर यूज करते हो, फॉल्स। कौन सा यूज करते हो, डेप्लीशन मेथड, ठीक है, वो ध्यान रखना। इसमें कुछ नहीं, जितने भी टन तक आप एक्सट्रैक्शन कर सकते हो वो डिवाइड हो जाएगा, और जितने अभी आप कर रहे हो उसको मल्टीप्लाई कर दो। मतलब सेम जैसे वहां पे लिमिटिंग फैक्टर आर्स था, मशीन आर, दूसरे में यूनिट्स था, और यहाँ पे क्या हो गया, जितने टन एक्सट्रैक्शन कर सकते हो वो। तो यहाँ पे देखिए, मैसेज सूर्या कंपनी टू लीज ऑफ क्वेरी ऑन 1 Jan 2017 1 करोड़ का, एज पर द टेक्निकल एस्टिमेट ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ मिनरल डिपॉजिट 2 लाख टन। कितना अपन टोटल एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, 2 लाख टन, ठीक है। तो 1 करोड़ अपना ये हो गया टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय 2 लाख इंटू जितना अपन ने किया वो आप कर लो। तो 2070 में 2,000 टन किया तो इंटू 2,000 कर लो। 18 में आपने 10,000 किया तो इंटू 2 की जगह पे 10,000 कर लेने का, और लास्ट में आपने 15,000 किया तो इसके बदले पे 15,000 कर लो। बस यही करना है, ठीक है। तो अगर आप करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा सी, ये रहा, ठीक है। 1 करोड़ डिवाइड बाय 2 लाख इंटू 2,000, तो कितना आ गया, 1 लाख। तो फर्स्ट का डेप्रीशिएशन 1 लाख, सेकंड का सेम अपन ने किया और मल्टीप्लाई विद द 10,000 किया तो 5 लाख, और फिर मल्टीप्लाई विद द 15,000 किया तो 7.5 लाख, राइट। इस हिसाब से आपको करने का है। अच्छा, इसने डेप्रिसिएशन नहीं पूछा, इसने लीज अकाउंट ये पूछा है, तो बस सिंपल है, क्वेरी लीज अकाउंट डेबिट टू बैंक परचेज करने का 1 करोड़, बाय डेप्रिसिएशन आ गया बाय बैलेंस, देन टू बैलेंस बाय डेप्रिसिएशन बाय बैलेंस, टू बैलेंस बाय डेप्रिसिएशन बाय बैलेंस। ये तो सेम पता है अपन ने पहला सम किया था इलस्ट्रेशन 1, उसके जैसा ही हो गया। डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैसे निकालना है वो बता दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद क्वेरी लीज में ये आपको पता है, जैसे वहां पे 2 मशीन लिखा था, वहां पे यहाँ पे 2 क्वेरी लीज आएगा एंड बाय P&L, तो वो सेम टाइप का समय, सिर्फ मशीन जो था वो रिप्लेस हो गया विद द क्वेरी लीज, ठीक है, राइट। तो दिस इज योर इलस्ट्रेशन नंबर 6। क्या यहाँ तक आपको क्लियर है? तो आई थिंक यहाँ पे सब इजी था, इतना कुछ था नहीं। अब बात करें जब मशीन सेल होगी, क्या होगी बेटा, सेल होगी तब क्या, तब प्रॉफिट या लॉस होगा, गेन होगा। तो पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि जब भी मशीन सेल करेंगे, एसेट सेल करेंगे, तो जितने टाइम आपने यूज किया सेल से पहले उतने टाइम का डेप्रिसिएशन भी निकालना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर मशीन को
1 जुलाई को बेचा है, तो इसका मतलब मैंने अप्रैल, मई और जून में भी यूज किया है साल खत्म होने के बाद, तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन पहले निकालना पड़ेगा और उसके बाद आगे अपन कंटिन्यू करेंगे। क्या ये आपको समझ में आया? तो अभी अपने को देखना है प्रॉफिट और लॉस ऑन द सेल और डिस्पोजल ऑफ द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो चले आगे। यस, देखिए एक फर्म है जिसने 1 जनवरी 2018 को सर्टेन मशीनरी परचेज किया 5,82,000 की और 18,000 रुपये का खर्चा किया है। मैंने बोला था जो भी यूज करते टाइम पे, जो यूज करने से पहले जो भी खर्चा होता है वो सब ऐड होगा। सो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। इसका मतलब टोटल आपका खर्चा हो गया 6 लाख का। 6 लाख की आपकी कॉस्ट है। 1 जुलाई को आपने एक और मशीन परचेज किया 2 लाख में, तो 2 मशीन हो गई यहाँ पे। फिर 1 जुलाई 19 को आपने जो मशीन पहले आपने परचेज की थी ना, उसको ऑब्सोलेट कर दिया, मतलब बेच दिया, और आपको कितना पैसा मिला 3,86,000। और उसी टाइम पे आपने एक और मशीन परचेज की बेटा 4 लाख की। टोटल मिला के 3 मशीन की बात हो रही है, ठीक है। उसमें से एक को बेच दिया, एक बाद में परचेज किया और एक पड़ी है अपने पास। टोटल मिला के 3 मशीन की बात है। और डेप्रिसिएशन यहाँ पे 10% का है। अब यहाँ पे बात करें मशीनरी अकाउंट की, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन निकालते हैं। डेप्रिसिएशन निकल गया बेटा, तो फिर एंट्री तो ईजी है, ठीक है। चलो अच्छा, मैं पहले एंट्री बता देता हूं तुमको, जनरल एंट्री कैसे होती है एट द टाइम ऑफ सेल। आई थिंक आपको बेसिक एंट्री सब पता है, राइट। मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक खरीदने की, इंस्टॉलेशन की मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, फिर साल के अंदर डेप्रिसिएशन टू मशीन और P&L टू डेप्रिसिएशन। ये एंट्री ऑलरेडी बता चुका हूं। अब जब बेचते ना तो उस टाइम पे अपने पास पैसा आता है, बट मैंने आपको बोला है कि बेचने से पहले जितना महीना यूज किया ना साल खत्म होने के बाद, उतने महीने का डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको उतने महीने का डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना पड़ेगा। सो आपको पहले ये एंट्री पास करनी है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन या फिक्स असेट, जो भी तुम बोलो, ठीक है। जितना महीना तुमने यूज किया वो वाला, तो उतना तुम्हारा वैल्यू कम हो गया, राइट। अब क्या करोगे, पैसा आएगा बेचने पे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन आएगा। बट ये मशीन का वैल्यू कौन सा होगा बेटा, बताओ। ये डेप्रिसिएशन लेस, ऊपर वाला डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी ऊपर 2 डेप्रिसिएशन कर चुके हो। अब अगर मान लो तुम्हारी मशीन का वैल्यू डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद आता है 80,000 रुपीज और तुमको पैसा मिलता है 70,000 रुपीज, इसका मतलब लॉस हो गया। कितना लॉस हो गया, 10,000 रुपये का। तो लॉस ऑन सेल अकाउंट डेबिट 10,000 रुपये, वो भी आ जाएगा। एंड देन टू मशीन 80,000, राइट। और अगर गेन हुआ है बेटा, गेन मान लो आपने ज्यादा पैसा मिला अपने को, फॉर एग्जाम्पल अपने को 90,000 मिलता है, तो यहाँ पे आएगा टू गेन ऑन सेल 10,000। इस तरह से आपकी एंट्री होगी सेल होने पे, बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीन या फिक्स असेट और टू गेन। अगर है तो या तो लॉस होगा या गेन होगा, दोनों एक ही मशीन पे दोनों नहीं हो सकता, राइट। तो ये चीज आप ध्यान रखना, ये होगी जनरल एंट्रीज। तो जनरल एंट्री तो आई थिंक आपको पता चल गया है। अभी बात कर रहे हैं उसकी कैलकुलेशन की, मशीन अकाउंट का पूरा वर्किंग कर रहे हैं। अगर वर्किंग समझ लेना बेटा तो एंट्री तो फट से हो जाएगी। इसमें सारा खेल किस पे, वर्किंग पे है। तो यहाँ पे देखो मैं बना रहा हूँ, 3 मशीन अपने पास है। चलिए, ये मशीन 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये टोटल है बेटा, ठीक है। अब समझो, इसके बाद अभी करना क्या है वो देख लो। सबसे पहले आप स्टार्ट कर रहे हो कौन सी डेट से, डेट वाइज चाहना, डेट इंपॉर्टेंट है, जो डेट है वहां से चलिए। 1 जनवरी 18 से शुरू किया है, तो सबसे पहले 1 जनवरी 18 को आपने परचेज किया है, ठीक है। कौन सी मशीन परचेज किया, फर्स्ट वाली ले लो। तो 5,82,000 मैंने बोला ऐड हो जाएगा उसमें, प्लस 18,000, यानी कि आपका कॉस्ट हो गया 6 लाख रुपया, ठीक है। अब देखो उसके आगे क्या है, यहाँ पे हो गया 1 जनवरी की बात, बराबर है। अब साल खत्म होने से पहले कुछ हुआ है क्या, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो साल खत्म होने से पहले यहाँ पे 1 जुलाई 18 को ही उसी साल में आपने एक और मशीन ली है 2 लाख रुपए में। तो बेटा एक और मशीन अपने ले लिए 2 लाख रुपए में। क्या ये आपको समझ में आया? तो अगेन ऐड करेंगे 1 जुलाई 18 को अनदर मशीन परचेज 2 लाख रुपए, दैट इज कॉल्ड मशीन नंबर 2। तो यहाँ पे मशीन नंबर 2 आ गया 2 लाख रुपए। क्या ये आपको समझ में आया? 3 तो थी नहीं, तो 2 लाख का और एडिशन हो गया।
सर टोटल मिला के बाद ऐसी अपने पास 2 मशीन हो गई है। अब साल के एंड में चार्ज होगा डेप्रीशिएशन। अब जो डेप्रीशिएशन है मशीन 1 की बात करूं तो उसको देखो 1 जनवरी से 18 से लेकर पूरे साल का एंड मतलब 31 दिसंबर को ये अपन एंट्री पास कर रहे हैं। 31 दिसंबर को पूरे साल 12 महीना यूज किया है, तो 6 लाख पे पूरा 12 महीना यानी 60,000 रुपए का पूरा डेप्रीशिएशन आ गया। क्या ये आपको समझ में आया? तो यहाँ पे मैं वर्किंग कर लेता हूँ। 6 लाख पे इंटू 10% इंटू 12 डिवाइड बाई 12, राइट। और जो दूसरी मशीन है 2 लाख वाली इंटू 10% इंटू बेटा ये 1 जुलाई को लिए, तो इसमें 6 महीना यूज किया है, तो 6 डिवाइड बाई 12, तो इसका डेप्रीशिएशन आ गया 10,000 रुपीज। क्या ये आपको समझ में आया? अंडरस्टूड, राइट। अभी टोटल डेप्रीशिएशन अपने साल का हो गया है 70,000 रुपीज। ठीक है, इस तरह से अपन ने वर्किंग कर लिया है। तो मुझे बताओ साल के एंड में तुम्हारा जो WDV आएगा, बैलेंस आएगा, वो 31 दिसंबर 18 को कितना आएगा? इसका सर आ गया 5,40,000, इसका आ गया 2,90,000 और इसका देखो कितना हो गया 6 और 2 8, 8 में 70 गया 7,30,000 रुपये। ऐसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई टैली कर लो, इधर से ऐसे भी कर लो, इधर से भी कर लो, टैली टोटलिंग कर लो, बराबर होगा, राइट। ये हो गया 18 की बात। अब आते हैं 19 की बात। 19 को साल खत्म होने से पहले हमने एक और मशीन परचेज की और एक जो है वो बेच भी दी है। तो बेटा पहले जो परचेज की ना उसका एंट्री कर लो, अच्छा रहता है क्योंकि उसमें सिंगल होता है, परचेज ले दो काम हो गया। तो यहाँ पे 1 जुलाई 19 को हमने एक और परचेज किया, उसका मैं कर लेता हूँ, दैट इज मशीन नंबर 3। तो परचेज किया अपन ने, कितना उसका वैल्यू है, जरा देखो 4 लाख रुपया। तो इसको अपन यहाँ पे छोड़ो, इसको छोड़ो, यहाँ पे 4 लाख रुपया प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पे 4 लाख रुपया और प्लस हो गए, राइट। इसके बाद अब जो बेचे ना उसके ऊपर डेप्रीशिएशन चार्ज करना पड़ेगा। तो 1 जुलाई 19 को ही डेप्रीशिएशन ऑन सेल अपन चार्ज कर देंगे। कौन सी वाली बेची है सर? फर्स्ट वाली। तो फर्स्ट वाली का डेप्रीशिएशन 5,40,000 बिकॉज WDV मेथड है, इंटू 10% इंटू बेटा कितना महीना यूज किया? 6 महीना, तो 6 डिवाइड बाई 12। क्या ये आपको समझ में आया? इस तरह से अपन करेंगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, सो 5,40,000 जो है उसके ऊपर आपको डेप्रीशिएशन चार्ज करना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे WDV मेथड है, राइट। सो चलिए फिर 5,40,000 इंटू 10%, ठीक है, कितना होता है 54,000, बट अपने को सिर्फ 6 मंथ का चाहिए, इसके लिए अमाउंट आ गया 27,000। तो ये यहाँ पे लेस हो जाएगा। अच्छा इनमें तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो यहाँ पे 27,000 का डेप्रीशिएशन भी लेस कर दो। इसके अलावा अब मुझे बताओ कितना वैल्यू बच गया। सो 5,40,000 में से 27,000 माइनस कर लो, 5,13,000 का वैल्यू बचता है 5,13,000 का। ठीक है, अब मुझे बताइए 5,13,000 में से भाई साहब आपको कितना पैसा मिला है? 3,86,000। तो 5,13,000 की जगह पे आपको मिला है 3,86,000। तो इसका मतलब कितना लॉस हो गया वो बताइए। सर लॉस हो गया 1,27,000 रुपए का लॉस। क्या ये आपको समझ में आया? डन। तो ये तो सब इजी था। अब आपको क्या लगा, क्योंकि हमने यहाँ पे टोटल कॉलम बनाया है, तो टोटल कॉलम बनाया तो एंट्री करने में बहुत इजी रहेगा। इसके लिए आपको यहाँ पे भी इसका वैल्यू लेस करना पड़ेगा बिकॉज बेचा है। तो मुझे बताओ रियल में जो तुमने बेचा उसका वैल्यू तुम्हारे लिए क्या था? तुम्हारी बुक में कितना दिख रहा था? सर हमारी बुक में दिख रहा था 5,40,000, बट उसमें से 27 का डेप्रीशिएशन का एंट्री पास किया तो बच गया 5,13,000, 5,13,000। तो ये बताओ बुक में से कम भी कितना होगा? 5,13,000 ही होने वाला है, जिसके अंदर पैसा मिला है 3,86,000 और लॉस हो गया 1,27,000 का। तो टोटल में आके बात ऐसी है, या तो आप इधर करो 5,13,000 माइनस पूरा, अगर वो नहीं करना है तो 3,86,000 जो तुमको पैसा मिला है बैंक का वो लेस करो और जो लॉस हुआ है वो लेस करो। दोनों मिला के बात ऐसी है कि अपने को लेस करना है 5,13,000। क्या ये आपको समझ में आया? आप ऐसा मत करना 5,13,000 भी लेस किया, 2,86,000 भी किया, 1,27,000 भी किया, तो गड़बड़ हो गई भैया। जो उसका वैल्यू है डेप्रीशिएशन के बाद वाला वही लेस करना है। ठीक है, टोटल कॉलम में ये ध्यान रखना। अच्छा ये अभी इधर खत्म हो गया, ये 1 वाला जो है वो खत्म हो गया, अब इसमें कुछ है ही बचा ही नहीं है। अब अपन बात कर रहे हैं मशीन नंबर 2 की। मशीन नंबर 2 जो है अपने पास पूरे स्टार्ट से है, तो इसके ऊपर पूरे साल के एंड में पूरे साल का डेप्रीशिएशन चार्ज होगा। तो डेप्रीशिएशन फॉर 2019, तो मशीन नंबर 1 तो चली गई है। अब मशीन नंबर जो 2 है वो देखिए 2 लाख में ली थी, 10 का डेप्रीशिएशन था, बराबर है। और मैंने गलती से यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग लिख दिया है,
दिस विल बी 1,90,000, ठीक है। 2 लाख में से 10 गया तो बेटा कितना बच गया, 1,90,000। टोटलिंग ऐसे बराबर हुई है, ठीक है। चलो तो बताओ मुझे, सबसे पहला डेप्रिसिएशन मशीन नंबर 2 पे आएगा 1,90,000 इंटू 10% डिवाइड बाय इंटू 12 डिवाइड बाय 12, राइट। यानी कि पूरा 19,000 का डेप्रिसिएशन यहाँ पे आएगा इसके ऊपर। और जो मशीन नंबर 2 है जिसको अपन ने 4 लाख में लिया है, उसके ऊपर 10% इंटू 6 डिवाइड बाई 12। बाई 6 बिकॉज अपन ने कब लिए, 1 जुलाई को ली है, करंट ईयर में ली है, 6 महीने यूज की है। सो यहाँ पे 20,000 रुपये आ जाएगा। क्या ये आपको समझ में आया? सो टोटल डेप्रिसिएशन इज योर 39,000, ठीक है, डन। तो अब मुझे बताइए कितना WDV बच गया लास्ट में तुम्हारा। सो ये तो है ही नहीं, मशीन नंबर 1 तो चली गई है। अब 1,90,000 में से 19,000 माइनस कर लो, सो यू विल गेट आई थिंक 1,71,000, ठीक है। एक बार देख लो, 1,90,000 में से माइनस 19,000 किया, यस 1,71,000 एंड दिस इज योर 3,80,000। सो 1,71,000 प्लस 3,80,000 विल बी योर 5,51,000, ठीक है। अब ऐसे भी चेक कर लेते हैं, 7,30,000 जो था उसमें प्लस किया 4 लाख का परचेज, सो यू विल गेट 11,30,000। बट बाद में आपने माइनस किया डेप्रिसिएशन 27,000 का, और जो बेचा उसका वैल्यू 5,13,000 माइनस किया, एंड लास्ट में 39,000 का और डेप्रिसिएशन माइनस किया 5,51,000। तो देखिए इस टेबल में आपकी ऐसी टोटल एंड ऐसे टोटल दोनों हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों मैच होनी चाहिए, राइट, तभी आपने बराबर किया है। अब बेटा अगर ये आपने बराबर किया ना, तो बिलीव मी आपका सारा एंट्री सारा लेजर आराम से हो जाएगा, आराम से, ठीक है। कैसे होगा मैं बताता हूँ। देखिए अब बस इनकी एंट्री बोलते जाइए। सबसे पहले परचेज किया है, ठीक है, कौन सी डेट पे किया, 1 जन को। तो 1 जन पे क्या एंट्री होती है, परचेज की, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, राइट। फिर आपने 1 जुलाई को परचेज किया, अगेन मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक 2 लाख। तो ये देखिए मशीनरी अकाउंट डेबिट 7 लाख और टू बैंक 2 लाख। तो ये देखो 6 लाख कैसे आ गया, 5,82,000 का प्लस 18 का, वो दोनों को मिला के 6 लाख था, और 2 लाख 8 लाख आ गया। एंड बाय डेप्रिसिएशन 70,000 और बैलेंस 7,30,000 ईयर एंड में। तो देख लो यहाँ पे 70,000 एंड 7,30,000, राइट। सो ये रहा 70,000 का डेप्रिसिएशन एंड WDV आप चेक कर सकते हो 7,30,000 आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर 1 जुलाई को आपने परचेज किया, तो बैलेंस आ गया, जो क्लोजिंग बैलेंस था दैट बिकम ओपनिंग बैलेंस 7,30,000 और 4 लाख का परचेज आ गया, राइट। ये 4 लाख का परचेज आ गया। अब बेचने से पहले मैंने बोला डेप्रिसिएशन चार्ज करने का, तो बाय डेप्रिसिएशन 27,000 आएगा। सो बाय डेप्रिसिएशन मशीनरी 27,000 आ गया ऑन सेल। अब मैंने बोला जो पैसा मिलता है वो बाय बैंक में आएगा, बाय बैंक में 3,86,000 आ गया, और जो लॉस हुआ है वो बाय P&L अकाउंट यानी लॉस ऑन सेल आ गया 1,27,000। यू कैन ऑल्सो राइट लॉस ऑन सेल, राइट, और P&L दोनों चलता है। उसके बाद साल के एंड में 39,000 का डेप्रिसिएशन था, तो इस साल के एंड में 39 का डेप्रिसिएशन आ गया। ये अगर ये दोनों मिलाऊंगी, जो लॉस और पैसा मिला है, तो ये सेम 5,13,000 ही होता है। क्या ये आपको समझ में आया? एंड क्लोजिंग बैलेंस इज 5,51,000। देखिए आपके साथ टैली होता है, राइट। तो आप टोटल से डायरेक्ट जनरल एंट्री पास कर सकते हो। क्या ये आपको समझ में आया? इस तरह से अपन कर सकते हैं। तो ये है आपका वर्किंग नोट। इफ यू वांट यू कैन कॉपी दिस, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करो एंड कॉपी कर सकते हो। डन। चलिए ये हो गया आपका क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 7, और ये है एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट। मोस्टली जो ICI है इसी तरह का क्वेश्चन पूछती है 8 से 10 मार्क्स के लिए, राइट। बोलिए क्या ये आपको समझ में आया? एनीवन किसी को डाउट है तो कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा लगा तो भी कमेंट कर सकते हो। सो गाइस इलस्ट्रेशन 8 से पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, और वो है नॉर्मल वाला WDV वाला मेथड एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाला मेथड। तो जो हम नॉर्मल WDV मेथड देखते हैं, एंड अभी हम देखने जा रहे हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाला मेथड, ठीक है। जैसे मान लो मैंने कोई असेट है, वो ये मेरी बैलेंस शीट है, और मैंने कोई फिक्स असेट परचेज की है, फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए में, 1 लाख रुपीज़ में। अब फर्स्ट ईयर में मेरे उसका ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया WDV से 10,000 रुपये का, तो मेरा बैलेंस बच गया 90,000 रुपीज़, बराबर है। अब मुझे बताओ सेकंड ईयर में मेरा जो WDV यहाँ पे आएगा दैट विल बी 90,000, एंड यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन आएगा दैट विल बी 9,000, ठीक है। सो दैट विल बिकम 81,000। थर्ड ईयर में अगेन WDV जो है वो 81,000 का रहेगा, एंड डेप्रिसिएशन आपका 8,100 आएगा। तो टोटल मिला के बच गया 72,900,
ठीक है, इस तरह से 3 साल का बैलेंस शीट बनाते हैं अपन, नॉर्मल वे में ऐसे बनाते हैं जो अभी तक सीखा है। पर ये बताओ, अगर कोई बंदा नया बंदा आता है, कोई बाहर से आता है या कोई भी है, अगर ये 3rd ईयर में खड़ा है तो क्या उसको पता चलेगा कि ये ओरिजिनल कितने में परचेज की थी? मुझे बताओ, क्या उसको ये पता चलेगा कि ये मशीन जो है 72,900 जो दिख रहा है, इसको ओरिजिनल कितने में लिया था, या अब तक उसके ऊपर कितना डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज हो चुका है? क्या वो पता चलेगा? आंसर इज नो। या चलेगा भी तो उसको सब रिवर्स कैलकुलेशन करके बहुत टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। यहाँ पे तो ठीक है, मैंने 1-2 मशीन बताई है, हो सकता है कि आपके पास 50 मशीन होगी, अलग अलग रेट की होगी, इन दैट केस आप फंस जाओगे। सबका वो इतना बड़ा रिवर्स कैलकुलेशन करना बहुत भारी पड़ जाएगा। इसके लिए कौन सा मेथड यूज होता है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाला मेथड। ये मेथड आपको क्या बोलता है? ये बोलता है कि सुनो भाई साहब, जब भी आप बैलेंस शीट बना रहे हो तो आप हमेशा चीज को ओरिजिनल कॉस्ट पे दिखाओगे, यानी 1 लाख पे ही हर बार। तो जो डेप्रिसिएशन है ना, उसको आप असेट की कॉस्ट में से माइनस नहीं करोगे। आपने एक एंट्री पास की थी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट, याद है? इस बार डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट तो होगा बट टू असेट नहीं आएगा, और उसके बदले हम एक नया अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। क्या नाम है उसका? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे अभी आप उसका प्रोविजन बनाओगे। सो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में आप डालोगे 10,000 रुपए। सो देखा जाए तो आपका नेट आउटर कॉलम में 90,000 ही आ रहा है, राइट? अब देखो आगे 2nd ईयर में क्या होगा वो देखो। फिक्स असेट का फिक्स असेट जो है वो ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख का 1 लाख ही रहेगा। अब 2nd ईयर में भी जो डेप्रिसिएशन है उसके आप एंट्री करोगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब ये जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है ना, ये P&L में नहीं आता, ये बैलेंस शीट में आता है, तो इसका बैलेंस निकलेगा। तो जो पुराना डेप्रिसिएशन था वो तो अपने पास है ही है, प्लस करंट ईयर का और आ गया, सो ये बढ़ जाएगा। सो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो है आपका वो 10,000 प्लस करंट ईयर का 9,000, दोनों मिला के 19,000 रुपया हो जाएगा। तो आउटर कॉलम में तुम्हारा 81,000 ही आएगा। क्या ये आपको समझ में आया? यानी कि आपने मशीन का वैल्यू कम किया ही नहीं है एंट्री में, आपने मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक खरीदने की, फिर डेप्रिसिएशन की डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन नहीं किया, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन किया है। आपने जब डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन किया है, इसका मतलब आपने डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन नहीं किया है, तो मशीन को छिड़ा ही नहीं है, तो मशीन तो जो 1 लाख है वो 1 लाख पे आएगा, तो आपने प्रोविजन को बढ़ा दिया, राइट? और 3rd ईयर में देखिए बैलेंस शीट जब बनेगी, फिक्स असेट जो है आपकी 1 लाख की 1 लाख पे आएगा, एंड अगेन जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है वो देखो 10,000 था प्लस 9,000 2nd ईयर का था, और 3rd ईयर का जो 8,100 होता है वो ही आएगा। तो टोटल मिला के जो तुम्हारा डेप्रिसिएशन है वो कुछ 27,100 हो जाएगा, और इसका लेस करोगे तो 72,900 ही आएगा। तो देखा जाए ओवरऑल तो तुम्हारा फाइनल आंसर तो जो है वो रिमेन सेम, मतलब जो फाइनल आंसर है ना वो चेंज नहीं होता है, दैट रिमेन सेम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है वो बताओ सर? यहाँ पे क्या आ रहा है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में आ रहा है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन, ठीक है। अब क्या होगा जब बेचोगे ना तब तकलीफ आएगी, क्योंकि आपने अपनी एसेट को 1 लाख में दिखाया है, तो बेचोगे तो उसका WDV 72,900 है, तो जो गेन या लॉस है वो कैसे निकालोगे? तो आपने एक अलग से अकाउंट मेंटेन किया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, राइट? बेचने के टाइम पे वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वो जो है उसको निकाल दो, तो उस असेट पे जितना भी डेप्रिसिएशन आपने चार्ज किया आप उसको निकाल दो, और उसको निकाल के कहां पे डालोगे? उस असेट अकाउंट में, ठीक है। अगर क्वेश्चन बोलता है डिस्पोजल अकाउंट, क्या बोलता है? डिस्पोजल अकाउंट, तो आपको उसको कहां पे डालना है? डिस्पोजल अकाउंट में। कहां पे डालना है? डिस्पोजल अकाउंट में, ठीक है। तो आप क्या करोगे? उसको डिस्पोजल अकाउंट में डाल दोगे, तो आप असेट का भी वैल्यू कहां पे ट्रांसफर करोगे? डिस्पोजल अकाउंट में। तो आप क्या करोगे? असेट का वैल्यू डिस्पोजल में डालोगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को भी डिस्पोजल में डालोगे, और गेन या लॉस है उसको भी डिस्पोजल में डालोगे। क्या ये आपको समझ में आया? नहीं समझा है, ठीक है। देखो अगर मैं यहाँ पे अपना फिक्स असेट अकाउंट बनाऊं इसी सम में, तो क्या होगा वो देखिए। सबसे पहले टू बैंक मैंने परचेज किया होगा 1 लाख का, वो आएगा। फिर डेप्रिसिएशन तो चार्ज मैंने किया ही नहीं है, मतलब इसमें नहीं किया है, तो ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया 1 लाख। अब बताओ नेक्स्ट में ये टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बनेगा 1 लाख, अगेन ये क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा 1 लाख। 3rd ईयर में भी ये अगेन बनेगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख, और ये बाय बैलेंस कैरिड डाउन आ जाएगा 1 लाख। इस तरह से तुम्हारी ये एंट्री होगी, राइट। अब मुझे बताओ
थर्ड ईयर के एंड में आपने इसको बेच दिया, तो अब मैं यहाँ पे बैंक वगैरह नहीं लिखूंगा, मैं इसको ट्रांसफर करूंगा डिस्पोजल अकाउंट में। कहाँ पे ट्रांसफर करूंगा? डिस्पोजल अकाउंट में, ठीक है। तो मैं अलग से सेपरेट मेंटेन कर रहा हूँ डिस्पोजल अकाउंट, तो डिस्पोजल आएगा, ठीक है, अंडरस्टूड। अगर डिस्पोजल अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहा हूँ, इन दैट केस क्या होगा वो बाद में बताऊंगा। तो अभी मान लेते हैं डिस्पोजल अकाउंट मेंटेन हो रहा है, तो डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। इसी तरह से आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी आएगा। अब मुझे बताओ तुमने क्या एंट्री पास की है? सर हमने पास किया डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो फर्स्ट में बाय डेप्रिसिएशन आ गया 10,000 रुपये। अब इसका निकलता है बैलेंस बेटा, तो टू बैलेंस कैरी डाउन 10,000 रुपये आएगा, ये यहाँ पे खत्म हो गया। अभी नेक्स्ट ईयर में वापस ओपनिंग बैलेंस बनेगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000 रुपया। फिर वापस करंट का डेप्रिसिएशन आएगा जो आपका था 9,000 रुपया, बराबर ना। तो अब ये क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन 19,000 रुपये। अगेन ये आपका ओपनिंग बैलेंस बनेगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 19,000 रुपीज़। अगेन बाय डेप्रिसिएशन थर्ड ईयर का दैट इज 8,100। तो ये आपका टू बैलेंस कैरिड डाउन आता है आपका 27,100। इस तरह से होता है, ठीक है। इस तरह से आपने एंट्री पास की होगी। अब मैं बोल रहा हूँ थर्ड ईयर के एंड में इसको बेच दिया। जब भी बेचो तो ये बताओ आफ्टर डेप्रिसिएशन चार्जिंग अगर तुम उसको बेच रहे हो बेटा, तो ये बैलेंस नहीं निकलेगा, उसको आपको भेजना पड़ेगा। तो आप उसको भेजोगे डिस्पोजल अकाउंट में, निकालने के लिए डिस्पोजल अकाउंट में डाल दोगे। कहाँ पे डालोगे? डिस्पोजल अकाउंट में। तो गौर से देखिए, जब भी आपने बेचा तो जो बैलेंस था, चाहे फिक्स एसेट का होगा चाहे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का होगा, वो आपने डिस्पोजल में डाल दिया। तो अगर मैं यहाँ पे डिस्पोजल अकाउंट बनाऊं तो उसमें क्या आएगा बताइए? तो एंट्री का होगी डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट, तो यहाँ पे आएगा टू फिक्स एसेट 1,00,000 रुपया। और उधर एंट्री हुई है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू डिस्पोजल, तो यहाँ पे आएगा बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 27,100, बराबर है। अब बेटा रियल में देखो, अगर 1,00,000 डेबिट किया है और 27,100 क्रेडिट किया, तो नेट कितना बच गया? वही तुम्हारा 72,900, बराबर है। अब मान लो तुमको पैसा मिला बाय बैंक, सेल किया। अब मान लेते कि हमने उसको सेल किया 50,000 रुपये में, 50,000 रुपीज में, तो बाय बैंक यहाँ पे डिस्पोजल में आएगा 50,000 रुपीज, और बचा हुआ तुम्हारा लॉस हो गया, तो बाय लॉस ऑन सेल, तो जो भी बैलेंसिंग फिगर है वो तुम्हारा लॉस आ जाएगा बस, या बाय P&L लिखो तो भी चलेगा। तो अब क्या करेंगे, जो भी आपका होगा वो अमाउंट जो भी आएगा वो लॉस का आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितना बच गया, 50 में से ये गया 25, तो आई थिंक 22,900, राइट 22,900 आई थिंक बच गया, ठीक है। जो भी होगा कैलकुलेशन कर लेना, मेरे पास कैलसी फिलहाल अवेलेबल नहीं है, तो ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। क्या ये आपको समझ में आया? अंडरस्टूड। तो ये होता है डिस्पोजल अकाउंट। बोलिए किसी को भी डाउट है डिस्पोजल अकाउंट में? राइट, अंडरस्टूड, ठीक है। इस तरह से डिस्पोजल अकाउंट बनाने का है। अब इसी टाइप में एक क्वेश्चन अपने पास दे रखा है कि देखिए, ऑन 1 अप्रैल 2018 सुब्रा लिमिटेड परचेज अ मशीनरी ऑफ 12 लाख। तो यहाँ पे देखिए 12 लाख रुपए की मशीन परचेज की है 1 अप्रैल 18 को। ऑन अक्टूबर 1, 2020, यानी कि 1 अप्रैल 18 से लेकर 1 अक्टूबर 20 तक कुछ नहीं हुआ है। अब 1 अक्टूबर 20 को कुछ किया है, और वो बोलता है पार्ट ऑफ द मशीनरी परचेज ऑन 1 अप्रैल 18, यानी कि जो 12 लाख में परचेज की थी उसका पूरा पार्ट नहीं, बट 80,000 का, कितना वैल्यू का? 80,000 वॉज सोल्ड फॉर 45,000। तो ये 45,000 में बेच दिया है। मुझे बताइए पूरा बेचा है कि उसका कुछ पार्ट बेचा है? पार्ट बेचा है बेटा, जिसका वैल्यू था 80,000, बराबर है। तो मैं क्या बोलता हूं, क्यों ना आप दिमाग में ऐसा मान ली, दो मशीन थी आपके पास, एक का वैल्यू था 80,000, तो बचे हुए का वैल्यू कितना होगा? 12 में से 80 गया बेटा, 11,20,000 वैल्यू होगा, ठीक है। तो इसमें से 80,000 वाली बेच दी आपने, कितने में बेची? 45,000 में, बराबर है। एंड द न्यू मशीनरी एट अ कॉस्ट ऑफ 1,58,000 वाज परचेज, और आपने एक नई मशीन और परचेज किया जिसका वैल्यू 1,58,000 है, और इंस्टॉल भी कर ली, और आप 10% से WDV का मेथड यूज करते हो, और आपको ये बोलता है 31 मार्च 19 से लेकर 21 तक बनाइए, और इसमें आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करना भी है और नहीं भी करना है, दोनों। तो पहले नहीं करना है वो तो इजी है, और करना है वो भी इजी है। अच्छा, अच्छी बात सुन लो, अच्छी बात बेटा, चाहे मेंटेन करना हो कि नहीं करना हो,
डेप्रीशिएशन का जो कैलकुलेशन ना बेटा, मतलब जो वर्किंग नोट है ना वो सेम बनेगा। हाँ सर क्या बोला है, चाहे प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट मेंटेन करना है चाहे नहीं करना है, आपका जो डेप्रीशिएशन कैलकुलेशन करने का या जो वर्किंग नोट होगा वो क्या रहेगा, सेम सेम सेम। इसका मतलब आपका वर्किंग नोट दोनों मेथड में सेम बनेगा, ठीक है, सिर्फ एंट्री करते टाइम पे आपको चेंज करना पड़ेगा। अंडरस्टूड। तो चलिए फिर वर्किंग नोट बना लेते हैं अपन। तो यहाँ पे बात हो रही है टोटल मिला के 3 मशीन की, ठीक है, 3 मशीन अपने पास में है। एक ऐसी मशीन जो लास्ट में परचेज की है, तो चलो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं अपन। तीन मशीन अपने पास में हो गई। और एक आ जाएगा टोटल का। टोटल इज वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट से सम हो जाएगा। अगर टोटल सही से किया है ना तो क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा, कम टाइम में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मशीन नंबर 1, यहाँ पे मशीन नंबर 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे टोटल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डेट वाइज चलेंगे अपन। 1 अप्रैल 18 को आपने आपके पास बैलेंस दे रखा है राइट, कि परचेज है तो आपने परचेज किया है। मुझे बताओ 12 लाख टोटल है बेटा, टोटल इज 12 लाख। मुझे सोच के बताओ मैं कैसे बांटेगा सब। एक जिसका ओरिजिनल वैल्यू 80,000 था और दूसरा जिसका वैल्यू 11,20,000 था राइट। हर तो बाद में परचेज किया है तो ये हो गया। अभी हमने इसको पूरे साल यूज किया है तो डेप्रीशिएशन पूरा आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये अप्रैल का बैलेंस दे रखा है, 31 मार्च ईयर एंड होता है, तो पूरा फॉर 2018 एंड 19 आ जाएगा। 10% का रेट है आपका, तो बेटा 8,000 रुपये इस पे आ गया, 1,12,000 इस पे आ गया, दोनों का मिला के 1,20,000 इस पे आ गया। इस तरह से ये आपका टोटल हो गया, बराबर है। तो ये देखो कितना बचता है, इसका बच गया 72,000, इसका बच गया आपके पास, मैं कैसे ले लिया हूं अभी, तो अभी कर सकते हैं अपन आराम से। 11,20,000 में से -10% कर लो, अरे चल नहीं रहा है। 11,20,000 में से -1,12,000, यू विल गेट 10,08,000, ठीक है। बोलिए क्या ये आपको समझ में आया, राइट। और अगर आप देखोगे तो इन दोनों को ऐड भी कर सकते हो, तो अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो तो यू विल गेट 10,80,000। और ऐसे भी देखिए 12 लाख में से 1,20,000 माइनस किया तो यू विल गेट 10,80,000। तो दिस विल बी योर WDV, ठीक है, ऑन 31 मार्च 2019। उसके बाद देखो जो आपने परचेज किया वो 1 अक्टूबर 20 को किया, मतलब 19-20 खत्म होने के बाद, तो वापस डेप्रीशिएशन चार्ज होगा, डेप्रीशिएशन फॉर 2019 एंड 20। WDV मेथड 7,200 इसका डेप्रीशिएशन आ गया, एंड 1,00,80 ये इसका आ गया, ठीक है। टोटल मिला के आपका आ गया 10,80,000, ठीक है। चलो नहीं जो भी रहेगा, ज़्यादा जीरो हो गया मेरे हिसाब से, 1 0 ज़्यादा हो गया है ये, हाँ 1,08,000। क्या ये आपको समझ में आया। अब इधर से इसको माइनस कर लीजिए, सो 72,000 माइनस 7,200 इज 64,800, ठीक है। 1,00,8,000 माइनस 1,00,8,000 इक्वल टू 9,07,200। तो अगर अपन इनको दोनों को प्लस करते हैं तो आपका जो टोटल आएगा वो आएगा 9,72,000 का WDV। सो दिस विल बी योर WDV ऑन 31 मार्च 2020। क्या ये आपको समझ में आया। अब क्या हुआ है, अब आया है वो काला दिन
जिस दिन आपने क्या किया है, एक नई मशीन परचेज की है, दैट इज 1 अक्टूबर 2020। परचेज भी किया, सेल भी किया। मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप परचेज और सेल सेम डेट पे करते हो, पहले परचेज का एंट्री कर लो, क्योंकि वो छोटा सा होता है, फट से हो जाएगा। तो आपने 1 अक्टूबर 20 को परचेज किया, तो प्लस 1 अक्टूबर 2020 को आपने परचेज किया, उसका एंट्री पास कर लो। बताओ कितने में परचेज किया बेटा? सो हमने परचेज किया 1,58,000 में। सो 1,58,000 का इधर एंट्री आ जाएगा, ये 1,58,000 प्लस हो गया। अब सेल की बात करते हैं, क्योंकि सेल के लिए पहले डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। तो 1 अक्टूबर 20 को ही डेप्रिसिएशन ऑन जो सेल हो रहा है वो वाला आएगा। तो आप पहली वाली मशीन यानी 64,800 जो WDV है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा इंटू 10% इंटू, अब आप 1 अक्टूबर को बेच रहे हो, मतलब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त एंड सितंबर, 6 महीना आपने उसको बराबर यूज किया है। तो 6% के हिसाब, 6 मंथ का कितना होगा वो देख लो, 64,800 इंटू 10%, ठीक है। आगे देखिए इसका इंटू 6 डिवाइड बाई 12, तो दिस इज योर 3240। 3240 का डेप्रिसिएशन आएगा, तो 3240 टोटल में भी डेप्रिसिएशन आ जाएगा। अब मुझे बताइए कितना वैल्यू तुम्हारे पास बच गया है। सो 64,800 माइनस 3240 इक्वल टू 61,560। ये सेल के टाइम पे इसका WDV है। अब मुझे बताओ कितना पैसा दे रहा है, 45,000। इसको अपन ने 45,000 में सेल किया है, तो मुझे बताओ कितना आपको गेन या लॉस हो गया। तो माइनस कीजिए 45,000, 16,560 का बेटा लॉस हुआ। ऐसे कैसे पता चला? बेटा तेरा वैल्यू 61,000 है, तो 45,000 में बेचता है, तो लॉस ही हुआ ना, कम में बेचा है, राइट। ये इसका हिसाब खत्म हो गया। अब बची हुई जो है, अच्छा टोटल में से भी माइनस करना पड़ता है। मैंने आपको क्या समझा था टोटल में से माइनस करना, कि जो WDV बचा है 61,560, या तो वो लेस करो। सर वो कभी कभी कंफ्यूज हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, जितना पैसा मिला और जितना लॉस है दोनों आप लेस कर दो। तो मैं तो यहाँ पे 61,560 कर रहा हूँ, जो इसका WDV था आफ्टर डेप्रिसिएशन, ठीक है, क्योंकि डेप्रिसिएशन ऑलरेडी ऊपर टोटल में लेस कर चुका हूँ इसके लिए। अब क्या होगा वो देखिए भाई साहब। अब साल के एंड में आपको 31 मार्च 2021 को आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा फॉर 2021। ये डेप्रिसिएशन आ जाएगा, ठीक है, पूरे साल का। तो कीजिए, फर्स्ट वाली तो बेच दी आपने, सेकंड वाली के ऊपर आ जाएगा 907200 इंटू 10%, तो आपका अमाउंट आ गया 90720, 90,720। और जो खरीदी आपने उसके ऊपर पूरे साल का नहीं आ सकता, 6 महीने का आएगा। तो 1,58,000 इंटू 10% इंटू 6 डिवाइड बाई 12, ठीक है। सो देखिए 1,58,000 10 डिवाइड बाई 12, 7,900। सो 7,900 ये आ गया। तो जो 7,900 आया है प्लस 90,720, दोनों मिला के कितना होता है, अरे 98,620 रुपीज, ठीक है। दिस विल बी योर टोटल डेप्रिसिएशन। अब जो आएगा दैट विल बी योर फाइनल WDV। तो फर्स्ट वाला तो खत्म हो चुका है, सेकंड वाला यू कैन से 907200 माइनस 9720 इक्वल टू 816,480, ठीक है। 1,58,000 माइनस 7,900, 1,50,100। तो दोनों को मिला दिया जाए, ठीक है। तो 816,480 प्लस 150,100, you will get 966,580। दिस विल योर फाइनल बैलेंस, ठीक है। आप चाहे तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई भी, क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो। 9,72,000 प्लस 1,58,000 माइनस 3,240
-61,560 -98,620। यस, टैली हो गया। सो नो डाउट आपने कैलकुलेशन सब बराबर की है। बस अगर आपने ये बराबर से कर लिया है ना बेटा, तो अब तो तुम्हारा लेजर पोर्शन तो फटाफट हो जाएगा, उसको कोई टेंशन है नहीं। ठीक है, तो अगर आपको कॉपी करना है तो वीडियो को पॉज कीजिए, कॉपी कर लीजिए। ठीक है, डन। अभी देखो, अगर तुम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन नहीं कर रहे हो तो जो इससे पहले जितना किया वैसे ही करना है। क्या करोगे मैं बता देता हूँ। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक 12 लाख, राइट। फिर बाय डेप्रिसिएशन 1,20,000। तो बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना बच गया, ये 10,80,000। ठीक है, देखो मैं टिक कर रहा हूँ। ये लोग, मैं कुछ दूसरा पेन लेता हूँ। ये देखिए, हाँ ये मैंने दूसरा पेन लिया है, तो उससे आप देते जाइए। टू बैंक 12 लाख, बाय डेप्रिसिएशन 1,20,000 और बाय बैलेंस कैरी डाउन 10,80,000। ठीक है, दैट बिकम ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय डेप्रिसिएशन अगेन 10 लाख कितना 1,08,000 एंड बाय बैलेंस कैरी डाउन 9,72,000। Understood? Then because that become again opening balance 9,72,000 and you purchase, so to bank 1,58,000 परचेज का। और जब बेचते हो उस टाइम पे पहले डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, तो बाय डेप्रिसिएशन यू कैन राइट ब्रैकेट में ऑन सेल 3,240। ठीक है, जो पैसा मिला वो बाय बैंक के रूप में आएगा 45,000 का, एंड जो लॉस हुआ वो 16,560 का आएगा, राइट। सो आउटर कॉलम में यू कैन ऑल्सो राइट 61,560, इनर कॉलम में लिख सकते हो चाहे तो टोटल मिला के इतना लेस हो गया। उसके बाद साल के एंड में बाय डेप्रिसिएशन अगेन 98,620 एंड यू विल गेट योर बाय बैलेंस कैरीड डाउन दैट इज 96,580। ठीक है, जो मैं बोला अगर आपको देखना है तो यू कैन सी दिस। मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक बाय डेप्रिसिएशन बाय बैलेंस, टू बैलेंस बाय डेप्रिसिएशन बाय बैलेंस, टू बैलेंस बाय बैंक जो बेचा, बाय P&L जो लॉस हुआ वो, और वो डेप्रिसिएशन जो इसके ऊपर आप लगाया था पहले, अपन ने ये एंट्री पहले पास की थी, राइट। उसके बाद नई मशीन खरीदी उसका टू बैंक, एंड जो डेप्रिसिएशन होता है उसका बाय डेप्रिसिएशन, एंड दिस इज योर क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस कैरीड डाउन। अपने आंसर के साथ होता है बेटा मैच। क्या ये आपको समझ में आया? एंड डेप्रिसिएशन का लेजर तो आप बना ही सकते हो। डेप्रिसिएशन में क्या आएगा, डेप्रिसिएशन में क्या आएगा बताओ, टू मशीनरी बाय P&L, टू मशीनरी बाय P&L, इस तरह से आप कर सकते हो, राइट। सो उसमें कोई इश्यू नहीं होगा। ये तो हो गया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन। आई थिंक ये इजी था। अब जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं तो मैंने बोला आप डेप्रिसिएशन की एंट्री पास नहीं करते हो, तो जो फिक्स असेट है वो तो काफी इजी है। उसमें क्या कहा, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक बाय बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस कैरी डाउन, और जब परचेज करेंगे तब बढ़ेगा बस टू बैंक, इसके अलावा कोई आएगा नहीं। तो बाकी ये कम कब होगा, जब बेचेंगे। तो बेचने के टाइम पे आपको लिखना बाय डिस्पोजल अकाउंट, राइट। सो देखिए, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक बाय बैलेंस, टू बैलेंस बाय बैलेंस, टू बैलेंस। अब बेचा तो आपने लिखा बाय मशीनरी डिस्पोजल, क्या लिखा, बाय मशीनरी डिस्पोजल, और टू बैंक परचेज करने का और बाय बैलेंस आ गया। अब ध्यान रखना, हमेशा याद रखना कि ये आपने पूरा ओरिजिनल कॉस्ट पे किया। किस पे किया है, ओरिजिनल कॉस्ट पे। तो जब मशीन बेचोगे ना तो उसका ओरिजिनल कॉस्ट है ना वही कम होगा, बिकॉज आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया ही नहीं है, तो ये पूरा ओरिजिनल कॉस्ट है। तो मुझे बताओ जो बेचा उसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना है सर, 80,000। तो बेटा यहाँ से भी कम कितना होगा, 80,000। कितना कम होगा, 80,000। लास्ट जो एग्जाम्पल लिया मैंने उसमें 1 लाख था, तो पूरा 1 लाख गया था, तो वहां पे एक ही असेट थी, इसके लिए पूरा 1 लाख गया। यहाँ पे 2 पार्ट है, तो जो उसका ओरिजिनल कॉस्ट होगा वही जाएगा। याद करो लास्ट एग्जांपल में 1 लाख था ओरिजिनल कॉस्ट, तो 1 लाख ही कम हुआ था, तो यहाँ पे भी कम कितना होगा, ओरिजिनल कॉस्ट दैट इज 80,000 रुपीज, और बचा हुआ बाय बैलेंस आ गया ओरिजिनल कॉस्ट वाला, राइट। अब डेप्रिसिएशन देख लो, बाय डेप्रिसिएशन टू बैलेंस, दैट अगेन ओपनिंग बैलेंस बाय डेप्रिसिएशन टू बैलेंस, बाय बैलेंस अगेन करंट का डेप्रिसिएशन आएगा, बाय डेप्रिसिएशन जो वो हो गया, एंड जो बेचा है ना उसके ऊपर जितना डेप्रिसिएशन होता है वो आएगा तुम्हारा टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। क्या नाम से, टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। अब सर ये अमाउंट कैसे आया वो समझाओ। 18,440 ये हमको नहीं मिलता है, तो बेटा बड़ा सिंपल सा है। ये देख, तूने कौन सा मशीन बेचा वो वर्किंग नोट निकाल, वर्किंग नोट नंबर 1 में मशीन नंबर 1 है, बराबर है। इसका जितना भी डेप्रिसिएशन है वो सब आएगा। तो ये बता 8,000 डेप्रिसिएशन है, 7,200 है, 3,240 है, इन तीनों डेप्रिसिएशन को टोटल कर दे। ठीक है, तो यू विल गेट योर आंसर 18,440। तो जो बेची है उसके ऊपर जितना भी डेप्रिसिएशन है वो पूरा हट जाएगा डिस्पोजल अकाउंट में। तो ये देखो पूरा आ गया टू मशीनरी डिस्पोजल, और बचा हुआ जो तुम्हारा बैलेंस है बाय डेप्रिसिएशन आ गया जो लास्ट एंड में चार्ज किया है, और बचा हुआ टू बैलेंस आ जाएगा। इसका मतलब हमेशा वैसे ही चलता रहेगा, सिर्फ बेचने के टाइम पे जितना ओरिजिनल कॉस्ट है वो मशीन अकाउंट में आएगा बाय डिस्पोजल के रूप से, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में उसका जो भी डेप्रिसिएशन होता है वो आएगा टू डिस्पोजल के रूप में, बराबर है। अब डिस्पोजल अकाउंट बना लो,
मशीनरी डिस्पोजल में ये ओरिजिनल कॉस्ट आ गया, दिस इज योर ओरिजिनल कॉस्ट। इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन बनता है, पूरा डेप्रिसिएशन, टोटल डेप्रिसिएशन इसके ऊपर ये आ गया। अब जो पैसा मिला है ना, जो पैसा मिला है अपने को, वो एज अ बाय बैंक आ जाएगा और बचा हुआ लॉस आ गया तुम्हारा। क्या ये समझ में आया? इस तरह से आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन यानी डिस्पोजल अकाउंट बनता है। डू यू अंडरस्टूड? चलो बताओ, कमेंट करके बताओ क्या ये आपको समझ में आया। ठीक है, अच्छा अगर आपको ये समझ में आया तो इलस्ट्रेशन 9 भी आपको समझ में आएगा। ठीक है, दैट इज द सेम टाइप का इलस्ट्रेशन है, सेम आपको मशीन दे रखा है उसे करने का है, तो आई थिंक ये आप आराम से कर सकते हो सेम टाइप में। ठीक है, डिस्पोजल अकाउंट बनाओ तो ओरिजिनल कॉस्ट आ जाएगा इसमें, और ये ओरिजिनल कॉस्ट आ गया, जो भी डेप्रिसिएशन है वो आ जाएगा इसका, एंड खत्म, प्रॉफिट या लॉस। राइट, एनी डाउट? डन। चलो तो ये हो गया आपका इंटरेस्टिंग वाला पार्ट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाला पार्ट। ठीक है, इसके बाद कुछ ऐसे ही होमवर्क में सब आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन मिलेंगे, वो आपको करने के हैं। तो डिस्पोजल के ऊपर कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 जो है बेटा वो मैं नहीं करा रहा हूँ, इसके लिए नहीं कि मुझे नहीं आता है, बिकॉज इसके लिए कि अगर एग्जाम में आ भी गया ना, आपको छोड़ना चाहिए मेरे हिसाब से। रीजन ये है कि ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग सम है। ठीक है, हाँ मैं जो लेक्चर देख रहे हैं क्लास वाले बेटा, मैं उनको कराऊंगा, बट रिवीजन लेक्चर में इसको आई थिंक करना अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और इसमें मिस्टेक होने के चांस भी आपके हाई हो सकते हैं एग्जाम में। तो इसके लिए अगर मैं आपको बोलूं तो आपका एंड का चॉइस ये होना चाहिए, लास्ट चॉइस ये होना चाहिए। तो एग्जाम अगर आ गया ये वाला क्वेश्चन तो लास्ट चॉइस में आपको करना चाहिए ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन, बाकी आप कुछ भी करो चलेगा। ठीक है, तो रिवीजन लेक्चर में इसके लिए मैं नहीं करा रहा हूँ, बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा तो मजा नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, 3 ये ऑलरेडी हम ऐसे कर चुके हैं, तो इसका कोई इश्यू नहीं होगा। अब अपना लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है वो क्या है वो देख लो। वो है आपका चेंज इन द मेथड ऑफ द डेप्रिसिएशन, कि पहले आप एसएलएम कर रहे थे, अब आप डब्ल्यूडीवी कर रहे हो, तो कैसे करोगे। तो बेटा मैं इसका पूरे का आंसर एक लाइन में बोलता हूं कि जिस दिन आप मेथड चेंज कर रहे हो ना, सबसे पहले तो उस दिन का वैल्यू निकालो। तो मान लो फॉर एग्जांपल अगर आपने पहले एसएलएम यूज किए 2 साल, तो 2 साल तक आप एसएलएम यूज करो, उसके बाद उसका वैल्यू निकालो डब्ल्यूडीवी। ठीक है, अब आप जो मेथड यूज कर रहे हो ना, अब बस उसको आप ऐसे मानिए कि उस असर को मैंने अभी लिया है और अब से मैं इसके ऊपर डब्ल्यूडीवी चार्ज करेगा, बराबर है। तो अगर मान लो आपने पहले 3 साल एसएलएम की है, तो आप जो भी ओरिजिनल कॉस्ट है उसमें से एसएलएम मेथड का डेप्रिसिएशन माइनस करो 3 साल हो गया। अब जो वैल्यू आया, अब इसी के ऊपर आपको डब्ल्यूडीवी के रेट से करने का है बस। तो ऐसे ही मानो कि आज नया एसेट परचेज किया है और अब से इसके ऊपर डब्ल्यूडीवी का करेंगे, इतना ही करने का है। तो फॉर एग्जाम्पल मैसेज अंशुल एंड कंपनी जो है उसने कमेंट्स किया बिजनेस 1 Jan 15 को, दे परचेज द प्लांट एंड इक्विपमेंट फॉर 7 लाख, दे अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ द डेप्रिसिएशन 15% ऑन द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ओवर द ईयर। ठीक है, और उसने ये प्लान किए और फिर वो बोलता है कि अब से हम एसएलएम करेंगे। तो जिस दिन वो एसएलएम करेगा पहले उस दिन का वैल्यू निकालो। तो आपको करना क्या है, इन दोनों पे डब्ल्यूडीवी के हिसाब से मेथड का 1/1/2019 को आपको वैल्यू निकालना है। तो चलो फिर शुरू हो जाओ। तो देखो कैसे निकालोगे, 7 लाख का लिया है, आप नॉर्मल निकालो डेप्रिसिएशन डब्ल्यूडीवी के हिसाब से, फिर वापस डब्ल्यूडीवी, फिर डब्ल्यूडीवी, फिर डब्ल्यूडीवी करते जाओ। तो आपको जो वैल्यू मिलेगा ना बेटा, ये कुछ आई थिंक ये वैल्यू मिलने वाला है, राइट। तो आप जो नॉर्मल डब्ल्यूडीवी के हिसाब से आता है वो वैल्यू निकाल दो। ठीक है, तो इसका मतलब बेटा ये करना है, मैं बता देता हूं, शांति। देखो 1,50,000 आपने 1 Jan 16 को लिया, बराबर है, आपने परचेज किया है। अच्छा, आपने बिजनेस शुरू किया 1 Jan 15 को, उस टाइम पे आपने 7 लाख का परचेज किया है, उसके बाद आपने और परचेज किया है। तो सबके ऊपर कैसे होगा वो देख लो। सबसे पहले 7 लाख का, इसमें से क्या होगा, 15% पहले साल में जाएगा, 15 में, फिर 16 में, फिर 17 का, फिर 18 का, बराबर है। 19 को तो चेंज किया तो उसने रुक जाओ। फिर यहाँ पे देखो 1.5 लाख का आपने लिया है, माइनस अगेन 15%, क्योंकि 2016 पूरा, 2017 पूरा, 2018 पूरा, 2019 का नहीं, राइट। और ये वाली तो 2 लाख की तो अभी परचेज की है उसी टाइम पे, तो उसको छोड़ दो। तो इस तरह से अगर आप इसका वैल्यू निकालोगे ना, तो जो आपको वैल्यू मिलेगा, ठीक है, जो भी XYZ वैल्यू आएगा आपका, अब क्या करना हमको, उस वैल्यू के ऊपर आपको SLM यूज करना है। क्या यूज करना है, SLM। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं देख के, तो यहाँ पे अगर आपका वैल्यू आता है 365,404, तो अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ ये करने के बाद 365,404 आता है, राइट। और इसका वैल्यू आता है 92,119,
तो ये सॉल्व करने के बाद 92,119 मेरा वैल्यू आता है। आई थिंक ये सॉल्व कर सकते हो, राइट, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। अब बताओ, ये बोल रहा कि आपकी जो रिमेनिंग लाइफ है ना, आपने 6 साल मानी है। कितनी मानी है? 6 साल। और जो 1 जनवरी 19 को ये वाली परचेज की ना, इसकी लाइफ 10 साल है और कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, हम ये मानते हैं कि हमने ये जो असेट है आज ही परचेज की है 1/1/2019 को। तो अब इसके ऊपर SLM से कैसे निकालोगे मुझे बताओ। अगर मैं 1/1/2019 को 3,65,404 की परचेज करता हूं, जिसका स्क्रैप वैल्यू 0 है और उसकी लाइफ 6 साल है, तो कितना डेप्रिसिएशन आएगा? क्या आप निकाल सकते हो? अगर मैं 92,119 को परचेज करता हूं, उसका स्क्रैप वैल्यू 0 और 6 साल की लाइफ है, तो कितना डेप्रिसिएशन आएगा ये आप निकाल सकते हो। सो 365,404 डिवाइड बाय 6 करना है। सो यू विल गेट 60,901। ये डेप्रिसिएशन इसका आ गया। 92,119 माइनस 0 डिवाइड बाय 6, सो 15,353 इसका डेप्रिसिएशन आ गया। क्या ये आपको समझ में आया? एंड थर्ड वाली जो परचेज की अपन ने 2 लाख में, उसका स्क्रैप वैल्यू 0 है और इसके डिवाइड बाय 10, क्योंकि अरे अभी परचेज 10 साल की लाइफ है इसकी, तो ये कर लो तो 20,000 रुपए। तो तीनों का मिला के मेरा टोटल डेप्रिसिएशन कितना हुआ? ठीक है, 60,901 प्लस 15,353 प्लस 20,000 रुपए, सो 96,254। कितना आ गया? 96,254। ये रहा 96,254। क्या ये आपको समझ में आया? तो आपको सिर्फ 2019 का पूछा है, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन जो वैल्यू आएगा आपका WDV कैसा आएगा? मैंने आपको बताया था कि ये देखो, ये आ गया 3,65,405, ठीक है, और 92,119। अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो ओपनिंग WDV मिल जाएगा। दिस इज 457। ये इनका दोनों का टोटल है 457 ओपनिंग WDV 523। तो बेटा ये ओपनिंग WDV आ गया। ये क्या आ गया तुम्हारा? ओपनिंग WDV। अब बाय डेप्रिसिएशन 96,254 आया और बाय बैलेंस कैरिड डाउन तुम्हारा बचा हुआ बैलेंस आ गया। अच्छा, आपने एक परचेज किया तो टू बैंक भी आ जाएगा, फिर बैलेंस आ जाएगा, राइट। तो आई थिंक ये काफ़ी इजी है। तो सिंपल वर्ड में बता दिया मैंने कि जिस दिन आपने परचेज किया है, आप ये मानो, जिस दिन आपने चेंज किया आप ये मानो कि उस दिन मैंने परचेज किया है। पर अब से इसी मेथड से, इसमें जो चेंज मेथड है उस मेथड से ही मुझे फॉलो करना है बस, राइट, डन। इसी तरह से डिवीजन ऑफ लाइफ होता है, तो उसमें क्या होता है, वो सेम लॉजिक। जिस दिन आपने चेंज किया है एस्टिमेट लाइफ, आप मानिए उसी दिन को मैंने परचेज किया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जिस दिन आपको लगता है कि मैं इसकी एस्टिमेट लाइफ है, मान लो 10 साल, आपने एक मशीन खरीदी 10 साल, आपको लगा 10 साल की लाइफ है, आप SLM मेथड यूज कर रहे हो, तो आपको लगा एस्टिमेट लाइफ 10 ईयर है, बराबर है, तो आप उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज कर देते। 3 साल के बाद लगा इसकी लाइफ तो 2 साल ही है, तो अब क्या करोगे? तो सबसे पहले जिस दिन आपको लगता है कि आपका एस्टिमेट लाइफ कम में ज्यादा हो गया है, पहले उस दिन की वैल्यू निकालो, ठीक है। अब जितना एस्टिमेट रिवाइज लाइफ है उसके हिसाब से निकालो, सिंपल। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैंने 6 लाख में मशीन ली है, 10 साल की लाइफ ली है, और 3 साल के बाद मुझे रियलाइज होता है कि नहीं उसकी लाइफ 5 साल ही बची है, इन दैट केस क्या होगा? तो पहले तो ये बताओ, 3 साल के बाद तुमको लगा ना, तो 3 साल के बाद उसकी वैल्यू निकालो। तो SLM के हिसाब से 6 लाख की मशीन पे 10 साल के साथ 60,000 एवरी ईयर डेप्रिसिएशन आएगा ओरिजिनल कॉस्ट पे। तो 6 लाख में से पहले साल का डेप्रिसिएशन कितना आएगा बेटा? 60, दूसरे ओरिजिनल कॉस्ट है तो 60, और तीसरा भी 60, मतलब 1,80,000 माइनस हो गया, तो तुम्हारा वैल्यू बचेगा 4,20,000 रुपए। कितना बचेगा? 4,20,000 रुपए, बराबर है। अब तुमको लगता है कि 5 साल और चलेगा, राइट। नाउ आपको ये रियलाइज हुआ है कि आपको 5 साल और चलेगा, तो यूं मानिए ना बेटा, आज अपन ने एक मशीन परचेज किया 4,20,000 की और उसकी लाइफ 5 साल है, तो कैसे डेप्रिसिएशन चार्ज करते? सिंपल वैसा ही 4,20,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू 0, कुछ भी नहीं है तो लिखते, डिवाइड बाय 5 करो, कितना होता है? 84,000 पर एनम। बस बेटा आ गया ना, ऐसे ही करना था और कुछ भी नहीं करना था। क्या ये आपको समझ में आया? ठीक है, डन। ये होता है रिवीजन ऑफ लाइफ। तो ऐसे ही मानो, जिस दिन सबसे पहला काम ये करना है कि जिस दिन आपको लगता है कि ये रिवाइज होने वाला है, पहले उस दिन की वैल्यू निकालो उस असेट की, ठीक है। अब आगे ऑनवर्ड्स उसी जो आपने वैल्यू निकाली है उस पे ऐसे ही मानो कि ये असेट उस टाइम पे परचेज की है, और जो भी अभी रिवाइज लाइफ है उसके हिसाब से क्या होगा, बस इतना ही करना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, राइट। उसके बाद एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है, रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। देखो इसके ऊपर AS 10 एप्लीकेबल होता है, दैट इज द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है। याद रखना ट्रू फॉल्स के हिसाब से
AS10 एप्लीकेबल होता है फॉर डेप्रिसिएशन, राइट। देखिए क्या है, AS10 के हिसाब से आप असेट को, फिक्स असेट को रीवैल्यू कर सकते हो। तो अगर आप चाहो तो अपने असेट को वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो, राइट। फिक्स असेट विद सम कंडीशंस। ये कंडीशन क्या है अपने को नहीं पढ़नी है, अपना है कि असेट को रीवैल्यू किया है भाई साहब, तो अब क्या करें, राइट। असेट को रीवैल्यू कर लिया है तो अब कैसे उसका ट्रीटमेंट दिखाए, किस तरह से एंट्री पास करो, वो है। तो देखो इसमें दो केस आएंगे, या तो आप असेट को फर्स्ट टाइम रीवैल्यू कर रहे हो, ठीक है, तो ये यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ रीवैल्यूएशन ऑफ असेट। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ क्या ये रीवैल्यूएशन फर्स्ट टाइम हो रहा है आपका। दो आंसर आप दे सकते हो, या तो यस या फिर आप नो, मतलब ऑलरेडी पहले रीवैल्यू हो चुका है, अभी सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फिफ्थ टाइम, पता नहीं कौन से टाइम कर रहे हो, राइट। तो पहले अपन देखते हैं, अगर मान लो फर्स्ट टाइम रीवैल्यूएशन कर रहे हो, फर्स्ट टाइम लाइक में फर्स्ट टाइम आपने रीवैल्यूएशन किया है एज पर दी AS10, तो दो चीज पॉसिबल है, या तो इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी या वैल्यू डिक्रीज होगी, बराबर है। तो पहले इंक्रीज पढ़ते हैं, मतलब आपका जो असेट था वो बैलेंस शीट में था मान लो 1 लाख रुपए में, कितने में था 1 लाख में, आपको लग रहा है कि 1 लाख नहीं, इसका वैल्यू 1.5 लाख होना चाहिए, तो आप इसका वैल्यू इंक्रीज कर रहे हो। तो बेटा इंक्रीज करने पे फिक्स असेट अकाउंट नॉर्मली डेबिट होता है, क्या होता है, डेबिट। और वैल्यू बढ़ाना मतलब डेबिट को और डेबिट करो, तो एंट्री विल बी फिक्स असेट अकाउंट डेबिट। और ये जो गेन हुआ है, क्योंकि असेट बढ़ेगी तो बेटा गेन होता है, और उस गेन को क्या बोलता है, P&L में मत डालना, मत डालना, P&L में मत डालना। कहां पे डालना है, एक नया रिजर्व ओपन करो जिसका नाम क्या है, रीवैल्यूएशन रिजर्व। क्या नाम है, रीवैल्यूएशन रिजर्व, उसमें डाल दो। तो यहां पे देखो रीवैल्यूएशन रिजर्व में डालेगा, अच्छा जितना डिफरेंस है वो अमाउंट, हाँ, तो कितने से बढ़ा, 50,000 से, तो 50,000 से ये एंट्री पास होगी। तो अगर फर्स्ट टाइम आपने रीवैल्यू किया है तो इंक्रीज अमाउंट से आपको ये एंट्री पास करनी है, फिक्स असेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन रिजर्व। क्या ये आपको समझ में आया। और अगर वैल्यू कम हो गया, डिक्रीज हो गया, सर बढ़ाना नहीं कम करना है, अपना वैल्यू था 1 लाख, हमको लगता है नहीं सर ये तो 20,000 के बराबर है, तो 20,000 करना है। इन दैट केस आपको वैल्यू कम करना पड़ेगा, तो फिक्स असेट को डेबिट करने पे वैल्यू इंक्रीज होता है, तो क्रेडिट करने पे वैल्यू कम होगा। तो यहाँ पे लिखूंगे टू फिक्स असेट अकाउंट, क्या लिखूंगे, टू फिक्स असेट अकाउंट, बराबर है। और ऊपर ये बोलता है एक काम करो, इस लॉस को डाल दो P&L में, क्योंकि प्रूडेंस बोलता है कि फ्यूचर में होने वाले लॉस को बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पे करिए P&L अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट। क्या ये एंट्री आपको समझ में आई, अंडरस्टूड। चलो ये हो गया इंक्रीज और डिक्रीज का मामला। अब यहाँ पे फर्स्ट टाइम था इसके लिए आपने बोल दिया, अब फर्स्ट टाइम नहीं है सर, हम जो कर रहे हैं ना ये हम कर रहे हैं सेकंड टाइम, क्या कर रहे हैं, या थर्ड टाइम या फिफ्थ टाइम। तो ये बोल रहा है कि मान लो आप कर रहे हो और अगेन इंक्रीज ही हो रहा है, पहले भी इंक्रीज था, अरे समझो पहले भी इंक्रीज था और आज भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो अर्लियर इंक्रीज नाउ ऑल्सो इंक्रीज। तो अगर मैं ऐसा लिखता हूं कि अर्लियर आपने इंक्रीज किया था, अभी भी इंक्रीज ही हो रहा है, तो पहले भी इंक्रीज था अभी भी इंक्रीज है बेटा। तो जो एंट्री पहले पास की वो सेम एंट्री अभी पास कर ले। क्या एंट्री थी पहले, फिक्स असेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन रिजर्व, अभी भी इंक्रीज हो रहा है, सेम काम कर, फिक्स असेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन रिजर्व, ठीक है। दूसरा अर्लियर डिक्रीज था, नाउ ऑल्सो डिक्रीज, पहले भी कम हुआ था, इस बार फिर मन हुआ फिर कम करना है, सेम चीज करनी है, तो सेम एंट्री वापस पास कर लो बेटा, P&L अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट। इसका मतलब अगर तुमने फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन नहीं किया, सेकंड, थर्ड या फोर्थ टाइम कर रहे हो और वही काम कर रहे हो जो पहले किया था, मतलब पहले इंक्रीज था इस बार भी इंक्रीज है, सेम एंट्री, पहले डिक्रीज था इस बार भी डिक्रीज है, सेम एंट्री, तो आई थिंक यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत कब होगी पता है, दिक्कत तब होगी बेटा जब अर्लियर इंक्रीज था और अभी बेटा क्या हो गया, उल्टा डिक्रीज। अर्लियर इंक्रीज नाउ डिक्रीज। अब बताओ, सबसे पहले तो बताओ अब क्या करना है, डिक्रीज करना है, तो आपको पता होना चाहिए अगर डिक्रीज करना है तो टू फिक्स असेट आएगा, बिकॉज कम करना है। पर ऊपर मैं P&L अकाउंट नहीं लिख सकता, क्यों, क्योंकि पहले जब इंक्रीज हुआ था तो मैंने एक नया अकाउंट ओपन किया था, रीवैल्यूएशन रिजर्व। अब डिक्रीज हो रहा है तो सबसे पहले मैं जितना रीवैल्यूएशन रिजर्व पड़ा है ना उसको कम करेगा, तो जितना भी रीवैल्यूएशन रिजर्व पड़ा होगा उसको कम करेगा, तो एंट्री विल बी रीवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट होता है, हटाने के लिए डेबिट करेंगे, सो रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट
टू फिक्स असेट अकाउंट, ये एंट्री होगी तुम्हारी डिक्रीज अमाउंट से। पर मान लो जितना रिवैल्यूएशन रिजर्व था उससे भी ज्यादा डिक्रीज हो रहा है, अरे रिवैल्यूएशन रिजर्व जितना था उससे ज्यादा डिक्रीज हो रहा है, तो बेटा रिवैल्यूएशन रिजर्व कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ज्यादा डिक्रीज हो रहा है, तो जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है वो आएगा P&L अकाउंट से। कहां से आएगा? P&L अकाउंट से। तो एक्स्ट्रा वाला पार्ट तुम्हारा P&L अकाउंट में डेबिट होगा। क्या ये आपको समझ में आया? तो सबसे पहले क्या करने का है, रिवैल्यूएशन रिजर्व देखने का है, अगर खड़ा है तो पहले उसको हटाओ, और फिर ज्यादा पड़ गया, कम हो गया, तो आप किसको लेके आओगे? P&L अकाउंट को। क्या ये आपको समझ में आया? अंडरस्टूड। अब इसका उल्टा, अर्लियर डिक्रीज था, नाउ इंक्रीज। पहले कम किया था, अब इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज होगा तो फिक्स असेट अकाउंट डेबिट होगा, ये तो पता ही है। अब बढ़ रहा है ना बेटा, अब बढ़ गया तो फिक्स असेट डेबिट होगा। तो क्या मैं डायरेक्ट बढ़ने पे डायरेक्ट रिवैल्यूएशन रिजर्व लेके आ जाऊं जैसे पहले लेके आया था? नहीं 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 नहीं। पहले ये बताओ, पहले जब कम हुआ था तो आपने किस में डाला था? P&L अकाउंट में। तो पहले उस P&L को कम करो, तो जितना P&L में पहले डाला था पहले उसको हटाओ, तो टू P&L अकाउंट आएगा, जितना पहले डाला हुआ था उतना ही। और जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है अब वो कहां पे आएगा? रिवैल्यूएशन रिजर्व में। अब वो कहां पे आएगा? रिवैल्यूएशन रिजर्व में। क्या ये आपको समझ में आया? तो इस तरह से टोटल मिला के 4 बातें होती है। फिर से समझो, पहले इंक्रीज था, इस बार भी इंक्रीज है, सेम एंट्री। पहले डिक्रीज था, इस बार भी डिक्रीज है, सेम एंट्री। पहले इंक्रीज था, अब डिक्रीज है, तो हम पूछता है भारत, तुम भी पूछना, तुम बोलना पूछता हूं मैं सीए स्टूडेंट। ये बता, पहले जब इंक्रीज था तो कौन से अकाउंट में डाला था? रिवैल्यूएशन रिजर्व में। तो जब आज डिक्रीज हुआ है तो मैं पहले किसको हटाऊंगा? जिसको पहले डाला था। किसको डाला था पहले? रिवैल्यूएशन रिजर्व को। तो पहले अब रिवैल्यूएशन रिजर्व को हटाएंगे, पर रिवैल्यूएशन रिजर्व कम पड़ गया, हटाना 50,000 है, रिवैल्यूएशन रिजर्व 30,000 का है, तो बेटा 20,000 कहां से लाएगा? तो 20,000 अब लाएगा अपन P&L से। कहां पे लाएंगे? P&L से। क्या ये आपको समझ में आया? अब इसका उल्टा, पहले डिक्रीज था, पहले कम हुआ था, अब बढ़ रहा है, तो फिर तुम पूछना, ये बता जब कम हुआ था तो किसमें डाला था? P&L में। बोल कितना डाला था? तो उतना P&L में वापस लाएंगे। तो पहले जब डेबिट हुआ था P&L, तो अब क्रेडिट होगा। समझ में आया ये वाला? और जो एक्सेस वाला है वो कहां पे आएगा? रिवैल्यूएशन रिजर्व में। क्या ये चीज आपको समझ में आई? मतलब सिंपल सा लॉजिक है, तुमको अगर वैल्यू इंक्रीज करना है, सेकंड टाइम या थर्ड टाइम आप कर रहे हो और वैल्यू इंक्रीज करना है, तो डायरेक्ट रिवैल्यूएशन रिजर्व में जम मत करो, ठीक है? आपको पहले पूछना है, पहले बता P&L में कितना डाला था, वो वापस लाओ। और अगर आपको वैल्यू कम करना है तो डायरेक्ट P&L में मत जाओ, पहले पूछना है रिवैल्यूएशन रिजर्व में कितना डाला था, वो लाओ। तो पहले जिसमें भी जितना भी डाला होगा पहले उसको सेटअप करेंगे ना, फिर आगे बढ़ेंगे। क्या ये आपको समझ में आया? बेटा इट्स सेम लाइक अ मम्मी एंड पापा। क्या है बेटा? मम्मी एंड पापा, ठीक है? मान लेते हैं कि आपका जो रिवैल्यूएशन रिजर्व है वो एक्चुअल में पापा है। क्या है? तुम्हारा पापा, ठीक है? तुम्हारा नहीं है ना, मेरा XYZ का, अपना जमूरे का पापा है, ठीक है? तो अपना यहाँ पे बात करें जमूरे की, किसकी बात कर रहे हैं? जमूरे की, ठीक है? तो जमूरा जो है, ठीक है, जो जमूरा है, अपना जमूरा, ठीक है, उसने क्या किया? बिजनेस शुरू किया, ठीक है? अब बिजनेस शुरू करके पैसे कमाए, तो बेटा बताओ वो पैसे किसके पास देगा? पापा के पास। पापा खुश होते हैं अच्छे से, तो पापा के पास दे दिया। तो उसने पैसा जमा करके पापा के पास दिया, पापा इज द रिवैल्यूएशन रिजर्व, ठीक है? क्यों दिया पापा को? कि कल उठ के मान लो कुछ काम पड़ गया तो पापा के पास से वापस ले लेंगे, ठीक है? तो अगर लाइफ में फर्स्ट टाइम उसने बिजनेस किया और पैसे कमाए तो किसके पास जाएंगे? पापा के पास, दैट इज रिवैल्यूएशन रिजर्व, ठीक है? और अगर मान लो फर्स्ट टाइम में लॉस हो गया तो कभी पापा के पास नहीं जाएगा, पापा बहुत बुरी तरह मारेंगे, तो किसके पास जाएगा? मम्मी के पास, ठीक है? मम्मी इज लाइक अ P&L अकाउंट, तो मम्मी इज लाइक अ P&L अकाउंट, ठीक है? समझ में आया? ये मम्मी है, ये P&L अकाउंट की तरह है, ठीक है? जमूरे की मम्मी कैसी है? P&L अकाउंट जैसा। तो अगर लॉस हो गया तो मम्मी सारा है, तो वो लॉस किसके पास जाएगा? मम्मी के पास। समझ में आया ये वाला? तो अब क्या हुआ? सेकंड टाइम समझो, अगर पहले बिजनेस में कमाया तो पापा को दिया, फिर सेकंड ईयर में भी बिजनेस में कमाया तो बेटा फिर पापा को ही देगा ना, क्योंकि पापा है, पापा होता है, बस बात खत्म। अब मान लेते हैं कि पहले बिजनेस में प्रॉफिट हुआ तो पापा को दिया, बट इस बार बिजनेस में लॉस हुआ तो डायरेक्ट मम्मी के पास नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने अपनी सेविंग पापा को दे रखी है, तो पहले जितनी भी सेविंग पापा को दी है पहले वो ले लेंगे। पापा के पास एक्सेस नहीं मांग सकते, जितना दिया उतना तो मांग सकते हो हक से कि दिया है ना आपको, बट ज्यादा मांगा तो पापा लपट देंगे, पैसे तो देंगे नहीं, लपट जरूर देंगे, ठीक है? तो आपको करना क्या है, जितना पैसा पापा को दिया उतना तुम वापस मांग सकते हो। फिर भी लॉस ज्यादा हो गया तो अब एक्स्ट्रा किसके पास मांगोगे? जो लपट थप्पड़ नहीं मारेगी वो मैं मम्मी, तो अब एक्स्ट्रा मम्मी के पास जाएगा, मतलब P&L अकाउंट में। क्या ये आपको समझ में आया? अब मान लो पहले बेटा लॉस हुआ था तो मम्मी के पास से लिया था, अब प्रॉफिट हो गया
तो धोखेबाजी नहीं करने का, डायरेक्ट पापा के पास नहीं जाओगे। तो जितना भी लॉस हुआ है पहले मम्मी को दिया था, यानी पहले पीएनएल अकाउंट में आया था, तो अब जब गेन हुआ है तो डायरेक्ट पापा के पास न मत जाओ, जितना भी पीएनएल अकाउंट में आपने लॉस डाला था पहले उसको हटाओ, यानी पहले मम्मी को दो वापस। हाँ, जैसे जितना लॉस होता उतना दे दिया, अब एक्सेस वाला पैसा किसके पास जाएगा? पापा के पास, यानी रिवैल्यूएशन रिजर्व के पास। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया है। मतलब इसको अगर मैं समराइज करूँ तो सिंपल वे में ये बोल सकता हूँ कि फर्स्ट टाइम में कोई दिक्कत होगी नहीं, फर्स्ट टाइम तो बड़ा क्लियर है आपका, और एग्जाम में भी 99% फर्स्ट केस में नहीं पूछेंगे, वो मोस्टली सेकंड या थर्ड केस में पूछेंगे। तो देखो क्या होता है कि अगर आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व खड़ा है, सुनो, अगर तुम्हारा रिवैल्यूएशन रिजर्व खड़ा है, तुमको बैलेंस शीट में चेक करना है क्या रिवैल्यूएशन रिजर्व है। अगर रिवैल्यूएशन रिजर्व है, ठीक है, और वैल्यू बढ़ रहा है तो रिवैल्यूएशन रिजर्व में डालोगे, पर अगर वैल्यू कम हो रहा है तो पीएनएल में जाने से पहले किसको कम करना है? रिवैल्यूएशन रिजर्व को। तो सबसे पहले इस रिवैल्यूएशन रिजर्व को मारना है, याद रखना, किसको मारना है? रिवैल्यूएशन रिजर्व को। फिर रिवैल्यूएशन रिजर्व हट गया, अब किसको मारूंगे? पीएनएल अकाउंट को। क्या ये समझ में आया? और अगर रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं है, ठीक है, और लॉस हो गया तो बेटा पीएनएल में ही आएगा, बात खत्म। और अगर मान लो गेन होता है तो और तुम्हारा पहले लॉस डाला हुआ है तो पहले उस लॉस को कवर करना, फिर रिवैल्यूएशन रिजर्व में आना। बस इतनी छोटी सी कहानी है, एग्जाम के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, शायद पूछ भी सकते हैं। इसके ऊपर एक क्वेश्चन दे रखा है, जो लोग पुराने स्टूडेंट देख रहे हैं वीडियो, तो गाइस आपको है ना न्यू मॉड्यूल डाउनलोड करनी है, उसमें से ये जरूर देखने सब चीजें। चलो, अमेजिंग ग्रुप हैड द प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट पीपीई विद द बुक वैल्यू ऑफ 35 लाख ऑन 31 दिसंबर 2019। बेटा ये तुम्हारा बुक वैल्यू है फिक्स असेट पीपीई 35 लाख का दिख रहा है, कितने का दिख रहा है? 35 लाख का, राइट। और ये बोल रहा है कि तुम्हारा रिवैल्यूएशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व दिख रहा है 3 लाख रुपए। अब मुझे बताओ, अगर लॉस होगा तो मैं डायरेक्ट पीएनएल में जाएगा कि इसको पहले मारेगा? पहले इसको मारेगा, ठीक है। एज अ पार्ट ऑफ द रिवैल्यूएशन असेट आपने क्या रिवैल्यूएशन किया बताओ? आप बोल रहे हो कि आपने इसका वैल्यू 37 लाख कर दिया। बेटा 37 लाख कर दिया है, 35 से 37 बढ़ा रहे हो तो ये बढ़ाना प्रॉफिट रिवैल्यूएशन रिजर्व खड़ा है, तो ये प्रॉफिट भी रिवैल्यूएशन रिजर्व में ऐड हो जाएगा। सो आपको एंट्री क्या पास करनी है? फिक्स असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। 35 से 37 की यानी 2 लाख से बढ़ गया, तो 2 लाख से ये एंट्री पास कर लो। क्या ये आपको समझ में आया? यानी रिवैल्यूएशन रिजर्व खड़ा है ना बेटा, तो पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व में डालो। चलो ये हो गया। बट अगर ये वैल्यू कम करते हो, 33 लाख करते हो, तो बताओ क्या होगा? 33 की मतलब 2 लाख से कम हो गया, तो मतलब बताओ मुझे, क्या मैं डायरेक्ट पीएनएल में चला जाऊंगा? आंसर इज नो। अपने पास रिवैल्यूएशन रिजर्व पड़ा है 3 लाख का, तो पहले उसको मारो। तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट, क्रेडिट से हटाने के लिए डेबिट करो, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट कितना आएगा? 2 लाख रुपया। क्योंकि अपने पास 3 लाख पड़ा है तो आराम से कम हो जाएगा, पीएनएल अकाउंट का काम ही नहीं है, ऑलरेडी 3 लाख पड़ा है, 2 लाख हो जाएगा। बट ये क्या बोलता है, अगर तुम्हारा मान लो 31 लाख पे इसको रिवैल्यू किया, इसको अपन बोलते 31 नहीं है, 35 नहीं, 31 है, तो 4 लाख रुपए कम करना है। ये बताओ 4 लाख असेट कम करना है, तो 4 लाख से असेट कम हो गया, पर क्या रिवैल्यूएशन रिजर्व 4 लाख आ सकता है? नहीं सर, 3 लाख ही पड़ा है। तो बेटा 1 लाख कहाँ से आएगा? 1 लाख आएगा पीएनएल अकाउंट से, ठीक है। तो 3 लाख रिवैल्यूएशन रिजर्व आएगा, उसको मारा, और एक्सेस वाला 1 लाख रुपए कहाँ से आएगा? पीएनएल अकाउंट से आएगा। क्या ये आपको समझ में आया? आई थिंक ये एग्जाम के हिसाब से अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, बहुत टाइम से पूछा नहीं है, पूछ सकते हैं, ठीक है गाइस। मैंने 1 को मना कर दिया है, 2 सेम ऐसा ही जो ऑलरेडी अपन कर चुके हैं, 3 भी ऐसा ही है जो अपन कर चुके हैं, 4th भी ऐसा ही है जो अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, एंड 6th वन इज ऑल्सो ऐसा ही है जो अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। ट्रू फॉल्स देख लेना तुम लोग। और इस तरह से ये सारे के सारे क्वेश्चन हो गए हैं। अब गाइस आप मुझे बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो जो है वो कौन से टॉपिक पे चाहिए, ठीक है। तो जो भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो सर ये टॉपिक पे वीडियो बना लो, बट उसके साथ में अपना फीडबैक जरूर देना कि सर अच्छा लगा, बुरा लगा, क्या जो भी है जेन्युइन फीडबैक है आप दे दो मुझे, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। सी यू सून इन सीए इंटर। सीए इंटर में जब आप आओगे तो आप अपन मिलेंगे, आपको सीए इंटर के वीडियो लेक्चर मेरे अवेलेबल रहते हैं, आप एक बार कॉल करके पूछ सकते हो, प्राइस काफी डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।